हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर मिलता है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में। हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए, मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो अब बात आती है कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने एक चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। हाँ, चैप्टर कौन सा होगा? तो चैप्टर होने वाला है संस्थाओं का कामकाज। अब संस्थाओं का कामकाज, ये जो चैप्टर है कक्षा 9वीं की राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है। तो इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, पहले टॉपिक से लेकर आखिरी टॉपिक तक पूरा एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को। और सबसे पहले चलते हैं हमारा परिचय क्या कहता है चैप्टर के बारे में, कि इसका जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो क्या है वो देखते हैं। तो यहां पर चैप्टर का नाम है संस्थाओं का कामकाज, है ना? क्या नाम है? संस्थाओं का कामकाज। अब ये किस प्रकार की संस्थाओं के बारे में बात कर रहा हूं? तो उन संस्थाओं के बारे में बात हो रही है जिनके द्वारा देश चलाने के लिए, है ना, देश के लिए फैसले या कार्य किए जाते हैं। ऐसी कई सारी संस्थाएं हो सकती हैं, है ना? ऐसी कई सारी संस्थाएं हो सकती हैं। तो उन संस्थाओं के कामकाज के तरीके को हम आज यहां पर देखने वाले हैं कि संस्थाओं का कामकाज क्या होगा। तो इसी में हम सबसे पहले बात करते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। तो लोकतंत्र की परिभाषा तो हमको पता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? उसको आप लोकतंत्र कहते हैं। तो क्या हम ये मतलब समझे यहां पर कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव करवा लिए, जनप्रतिनिधि चुन लिए और वो गद्दी पर बैठ गए, उन्होंने हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया, क्या वो लोकतंत्र हो जाएगा? नहीं, उसको आप लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। फिर लोकतंत्र क्या होगा? तो लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव से नहीं होता कि आपने चुनाव करवा दिया तो लोकतंत्र हो जाएगा। केवल चुनाव नहीं होगा, चुनाव हो रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था पहले लोकतंत्र के बारे में जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, आपको याद होगा। तो चुनाव होगा, वो चुनाव कैसे हो रहा है, चुनकर जो व्यक्ति आ रहा है वो कैसे काम कर रहा है, ये सारी आप परिवेश देखेंगे, आसपास का पूरा हिसाब किताब, मतलब आप चुनाव का तरीका, शासन करने वालों का तरीका, कानून बनाने का तरीका, सब कुछ देखेंगे तब समझ में आएगा कि लोकतंत्र है कि नहीं। मान लीजिए चुनाव हो गया, बेईमानी से चुनाव हो रहा है, जो सत्ता में आ रहा है वो बेईमानी से काम कर रहा है, जनता की इच्छाओं का ध्यान ही नहीं रख रहा है, तो लोकतंत्र कैसे कहेंगे? तो केवल चुनाव लोकतंत्र नहीं होगा। इस व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, कुछ कायदे कानूनों में रहकर काम करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चुनाव जीत गए हैं तो आप एकदम जो चाहेंगे वो करेंगे, आपकी मनमर्जी का काम नहीं चलेगा। आपको भी कायदे कानून में रहकर, आपके दायरे में रहकर, आपकी सीमाओं में रहकर काम करना होगा, है ना। शासकों को संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर कार्य करना पड़ता है, उनके साथ मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति जैसे विधायक है तो विधायक जाकर सब कुछ नहीं करेगा। विधायक क्या है? संस्था के साथ किसी आप देखिए विधायक क्या हो जाए, किसी संस्था के साथ, मान लीजिए कि वो कोई डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के साथ काम कर रहा है, स्वास्थ्य के साथ काम कर रहा है, शिक्षा के साथ काम कर रहा है, और आपकी विधानसभा के भीतर भी रहकर काम करेगा। तो संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर उसको काम करना पड़ता है। हम लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करेंगे। हम ये जानने वाले हैं कि संस्थाएं कैसे काम करती हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हमारे आपके द्वारा जो कहा जाता है, हमारे आपके द्वारा कुछ लोगों को चुना जाता है। वो लोग कैसे चुने जाते हैं? वो लोग हमारे द्वारा चुने जाते हैं ताकि वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हल करें और जनता के अनुरूप शासन करें। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। नहीं तो फिर जनता को क्यों चुनने के लिए कहा गया है? जनता को इसलिए चुनने के लिए कहा गया है कि आपके अनुरूप शासन चलाया जाए, वो लोकतंत्र होगा। तो अगर ये सारी चीजें आपके हिसाब से चल रही हैं तो लोकतंत्र है, अगर गड़बड़ियां हैं तो लोकतंत्र नहीं है। और इनके लिए क्या बनाया गया है? भाई एक व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा तो संस्थाएं बनाई गई हैं अलग अलग, जैसे शिक्षा विभाग है, रक्षा विभाग है ना, लोक निर्माण विभाग है। ऐसे अलग अलग विभाग बनाए गए हैं जो आपका क्या करते हैं? आपके लिए काम करने का काम करते हैं। और नेता लोग या जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो उसी के साथ मिलकर या उसी के भीतर रहकर काम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या प्रमुख रूप से हम इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं, क्या क्या प्रमुख रूप से हम यहां पर मानने वाले हैं या हम समझने वाले हैं कि किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। सबसे पहली चीज तो हम यहां पर जानेंगे, फैसला करने की व्यवस्था देखेंगे और लागू करना। ये दो अलग चीजें यहां पर आपको देखनी होंगी कि निर्णय कौन लेगा, निर्णय लेने वाले लोग अलग होंगे और लागू करने वाले लोग अलग होंगे।
और विवाद की स्थिति हो जाएगी, है ना। तो अगला क्या है कि इसमें अगर विवाद हो जाते हैं तो विवादों को किस तरीके से निपटाया जा रहा है, विवादों को किस तरीके से सुलझाया जा रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। कोर्ट की फोटो लगी हुई है तो मतलब कोर्ट निपटाएगा। महत्वपूर्ण फैसले लेने में भूमिका निभाने वाली संस्थाएं, जैसे विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, जो महत्वपूर्ण फैसले लेने में हमें मतलब कि नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को मदद करती हैं। पिछली कक्षा के अंदर हमने क्या देखा, तो पिछली कक्षा में हमने कुछ जानकारी ले ली थी लोकतंत्र के बारे में, थोड़ा बहुत हमने जन नेताओं के बारे में, जनप्रतिनिधियों के बारे में। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, तो बोले सर आप बताएंगे क्या पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कुछ प्रश्न करेंगे कि संस्था किस तरीके से काम करती है, दूसरी संस्थाओं से उसका जुड़ाव कैसा है, और इनके कामों को क्या चीज कम और क्या चीज कम और ज्यादा लोकतंत्र बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती है। तो ये बात हम यहां पर देखने वाले हैं। फिर इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है, इस अध्याय का टारगेट क्या होगा, जिससे कि हम क्या सीख पाएंगे, हमें क्या सीख मिलेगी। तो इस अध्याय का उद्देश्य होगा कि ये संस्थाएं किस तरीके से मिलकर काम करती हैं, हम ये समझ पाएं। इसकी तुलना भी हम करेंगे अलग अलग संस्थाओं के साथ, ताकि हम तुलनात्मक अध्ययन करें, हम समझ पाएं कि भाई कैसे काम होता है। और हम राष्ट्रीय स्तर के सरकार के कामकाज के उदाहरण भी यहां पर देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजों का उद्देश्य हमारा होगा। अब बात करेंगे कि इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर क्या क्या होने वाले, मतलब हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। तो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, इसके अंतर्गत 3 टॉपिक आप देखने वाले हैं कि एक सरकारी आदेश के बारे में देखेंगे, निर्णय लेने वाले डिसीजन मेकर्स कौन होंगे, और संस्थाओं की आवश्यकता या राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, नीड्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि इनकी जरूरत क्यों है। फिर बात करेंगे संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में हमें बात करनी है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। संसद के 2 सदनों के बारे में हमें जानना है, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। लोकसभा बनाम राज्यसभा, मतलब लोकसभा वर्सेस राज्यसभा के बारे में भी हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या विरोधाभास या क्या संघर्ष आपस में चलता रहता है। फिर बात आएगी राजनीतिक कार्यपालिका की, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी इसी का हिस्सा होंगे, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर के अधिकार, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट, और लास्ट का टॉपिक होगा हमारा क्या, द जुडिशरी, न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर एक ही वीडियो में सब कवर करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है आपका एक सरकारी आदेश के बारे में हमें जानना है। एक सरकारी आदेश, आपने जैसा कि यहां पर देखा भी होगा कि हम एक सरकारी आदेश के बारे में कि नीतिगत फैसले कैसे लिए जा रहे हैं, तो उनमें सबसे पहली बात आती है एक सरकारी आदेश की। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि एक सरकारी आदेश क्या होगा, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। फिर उन फैसलों के ऊपर जो फैसला होकर आता है, हस्ताक्षर किसके हैं, फैसला किसने किया है, चैप्टर के अंदर हम यही बातें खास तौर पर जानने वाले हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे हो रहे हैं, तो आप एक देखेंगे आपके चैप्टर में सबसे पहले एक नाम आएगा जिसको कहेंगे कार्यालय ज्ञापन, है ना। कार्यालय ज्ञापन क्या है, इससे एक सरकारी आदेश कहा गया। ज्ञापन को आदेश भी कहते हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि ये ज्ञापन आपके सामान्य सर्कुलर जैसा लगेगा, जो आपके दफ्तर में सर्कुलर आते हैं कुछ वैसा लगेगा, है ना। तो ये ज्ञापन की आप फोटो देख पाएंगे कि ऐसा कुछ ज्ञापन देते हैं, हम ज्ञापन लिखते हैं यहाँ पर। तो ये ज्ञापन है, वही क्या हो जाएगा आगे जाकर, उसको देख लेंगे भाई ले लिया क्या है। तो कार्यालय का जो ज्ञापन है वो आपको आगे जाकर उसको अगर एक्सेप्ट किया गया फिर सरकारी आदेश बन सकता है। तो ज्ञापनों को ही खास तौर पर क्या कहते हैं, सरकारी आदेश कहते हैं। हम बात करेंगे 13 अगस्त 1990 भारत सरकार का एक आदेश आया। ज्ञापन पर एक संख्या होती थी, हर एक ज्ञापन के ऊपर अपनी एक संख्या होगी, इसे क्या कहते हैं, OM नंबर कहा जाता है ना। ऑफिस मेमोरेंडम नंबर कहलाता है कि ऑफिस की याददाश्त के लिए जो संख्या होती है वो, जैसे नंबर पड़ा है 36012 3190। तो ये एक क्या पड़ा हुआ है आपका, एक नंबर पड़ा हुआ है। इस नंबर से उस सर्कुलर की या उस ज्ञापन की पहचान होगी, आप आसानी से पहचान पाएंगे। ये ज्ञापन की फोटो लगी हुई है, इस पे आप देखें यहां पर ये लिखा है OM नंबर, है ना, 3612 3190। इस पर भी देखें 3612 2293 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या कहते हैं, तो इस पर सब्जेक्ट भी आपने लिखा होगा, ऊपर वाले में 27% रिजर्वेशन की बात की गई है, नीचे नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो ये ज्ञापन कुछ इस तरीके से आता है, इसमें हर एक लेटर का, हर एक ज्ञापन का, हर एक सरकारी आदेश का अपना एक नंबर होता है। ये जो आदेश आए थे, जो हम 1990 की बात कर रहे हैं कि वहां पर एक सरकारी आदेश आया था, वो सरकारी आदेश आया हुआ था पिछड़ा वर्ग से संबंधित होकर।
पिछड़ा वर्ग से कैसे संबंधित था, वो ओबीसी से कैसे रिलेट करता था, कि आपको ये देखना होगा कि आप जैसे देखेंगे, है ना, आपने अगर ये वाला आदेश देखा तो आपको लगा कि यार ये तो सामान्य जैसा दूसरा आता है वैसे ही। अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपने दूर से देखा कि सभी आदेश तो कुछ ऐसे ही आते हैं, तो आपको एक सामान्य लगेगा। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश था जिसने क्या कर दिया, बरसों तक उस पर विवाद रहा, उसने राजनीति को भी कुछ परिवर्तित कर दिया। बहुत कुछ समय तक राजनीति इस आदेश के आसपास ही चलने लगी थी। लोग पिछड़ा वर्ग की बातें करने लगे थे, उनकी आरक्षण के बारे में भी बात करने लगे थे यहां पर। तो जो सरकारी आदेश था, वो सरकारी आदेश किसको लेकर आया था, वो सरकारी आदेश आया था पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर। और आरक्षण कितना दिया जा रहा था, 27% आरक्षण की बात यहां पर की जा रही थी कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। और इस आदेश के ऊपर किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, किसी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। वो हस्ताक्षर हो सकते हैं कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के, या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर यहां पर हो सकते हैं, उनने साइन किए होंगे। तो ये जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, आरक्षण आ गया यहां पर, उन्होंने क्या कर दिया, उस पर हस्ताक्षर भी हो गए। और एक सचिव के, हमें यहां पर क्या मिला, एक सचिव के हस्ताक्षर देखने को मिले, मतलब कि सचिव कोई एक व्यक्ति था। अभी अगर आगे जाकर हमें जानेंगे क्या इस सचिव या इस एक व्यक्ति जिसने हस्ताक्षर किए हैं, फैसला उसने किया है, वो आगे देखेंगे। पहले बात करेंगे कि ये फैसला कैसा है, आपको कैसा लगता है ये फैसला, या उस टाइम पर कैसा फैसला था। सरकार का ये कैसा था, नीतिगत फैसला था जो समाज के एक बहुत बड़े तबके को आरक्षण देने की बात करने वाला था। मतलब कि क्या कर रहा था, इस फैसले में क्या कहा गया था, तो पिछड़ा वर्ग ना कहकर क्या कहा गया था, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको क्या कर दो, उनको आप 27% रिजर्वेशन की बात कर दो, ऐसा यहां पर बोला गया। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को 27% आरक्षण देने की बात की गई थी इस आदेश के अंदर, इस सरकारी आदेश के अंदर। अब आरक्षण क्या होता है, आरक्षण की अभी तक की व्यवस्था क्या थी, तो आरक्षण का मतलब हो जाता है सीटों को आरक्षित करना, सीट को सुरक्षित करना। क्या हो जाएगा, सीट को सुरक्षित करना। कैसी सीट को, मान लीजिए कहीं पर सीट है, कहीं पर भी कोई वैकेंसी आई है, 100 सीट आई है, अगर जिस कैटेगरी के लिए, जैसे आप देखते होंगे SC ST के लिए रिजर्वेशन रहता है, आप देखते होंगे OBC के लिए रिजर्वेशन रहता है। इसमें हमने बोल दिया कि SC के लिए 5 सीट रिजर्व है, ST के लिए 10 सीट रिजर्व है, OBC के लिए 7 सीट रिजर्व है। मतलब कितना होगा, टोटल 22 सीट हो जाती है। तो ये 22 सीटें क्या है, 100 में से 22 सीटों पर तो ये SC ST OBC जाएंगे, बाकी सबके लिए ओपन है। तो ये आरक्षण किया क्यों गया, आरक्षण दिया क्यों गया, अब इन दोनों सवालों को जानना है कि ये किया क्यों गया और ये आरक्षण दिया क्यों गया, ये आरक्षण होता क्या है। तो आरक्षण तो हमने समझा कि आरक्षण जो कुछ सीटें आरक्षित करना, तो ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको आरक्षण देना पड़ा। आरक्षण देकर हम कुछ सीटें रिजर्व कर रहे हैं, कुछ सीटें आरक्षित कर रहे हैं कि उस वर्ग के लोग वहां पर आ जाएं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण होगा, पहले थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जोर लगाइए, बताइए कि आरक्षण देने के पीछे कारण क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए आप, 2 मिनट तो सोचिए, क्या है 2 मिनट आप सोचिए, फिर अपन क्या करते हैं, आरक्षण के ऊपर यहां पर चर्चा स्टार्ट करते हैं कि क्यों इस पर यह बात की गई। 2 मिनट आप सोचिए इस पर। सोचा आपने, दिमाग पर जोर दिया कि आरक्षण क्यों लगाया होगा। देखो, अब देखो मैं बताता हूं आरक्षण के पीछे कारण क्या है कि देखो, समाज जो है, समाज में हर प्रकार के लोग हैं। कैसे कैसे लोग हैं, अगर आप समाज को भारत के परिदृश्य में देखते हैं, अगर आप एक भारतीय समाज की कल्पना करते हैं, तो यहां पर विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग हैं। अगर हम अपने सिर्फ हिंदू समाज के बारे में बात करें, सिर्फ अपन हिंदू ना कह के हम ये कहते हैं कि भाई सिर्फ भारतीय समाज के बारे में बात करें, हम यूरोपियन समाज से मतलब नहीं, हम सिर्फ भारतीय समाज की बात करते हैं, तो भारतीय समाज में आप देखेंगे समाज की जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, है ना। ये वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। एक वर्ण व्यवस्था में क्या है, 4 वर्ण होते हैं। कैसे, एक तो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये एक वर्ण व्यवस्था थी। पहले ये व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी, काम के आधार पर थी, बाद में जाकर ये व्यवस्था वंशानुगत हो जाती है। तो इसमें जो क्रम लिखा है ना, ऐसे ही समाज में उनका स्तर भी घटता जाएगा। सबसे ज्यादा स्तर ब्राह्मण का, फिर क्षत्रिय का, फिर वैश्य का, फिर शूद्र का। अगर इस वर्ण व्यवस्था के बाद हम आगे देखते हैं, तो इस वर्ण व्यवस्था से एक चीज का उदय हुआ। क्या निकल कर आई, वो चीज निकल कर आती है, उसको कहते हैं जाति व्यवस्था। यहां से क्या आती है, जाति व्यवस्था, है ना। एक चीज निकल कर आती है जिसको आप क्या कहते हैं, जाति व्यवस्था कहलाती है। अब जाति व्यवस्था क्या है, तो हर एक वर्ण के अंदर कई सारी जातियां, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में कई सारी जातियां हैं।
तो समाज में ये देखा गया कि भाई सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, शैक्षणिक तरीके से समाज में ऐसे कौन से वर्ग हैं जो पिछड़े हैं। तो जब पूरा एनालिसिस किया गया तो पता चला कि 2 वर्ग जो है वो ज्यादा पिछड़े हैं। कौन कौन से? एक को आप अनुसूचित जाति जिसको आप एससी के नाम से जानते हैं, और एक अनुसूचित जनजाति जिसको आप एसटी के नाम से जानते हैं। अनुसूचित जाति क्या है और अनुसूचित जनजाति क्या है, इनके नाम के पीछे क्या वजह है वो भी मैं आपको बताता हूं क्या है। अनुसूचित जाति का जो उदय है ये है शूद्रों से, इसको आप दलित भी कह सकते हैं, यहां से एससी निकले हैं। अगर आप ये वर्ण व्यवस्था देखते हैं ना, आप मान लीजिए मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको, आप ये वर्ण व्यवस्था आप देखते हैं तो इसमें हम शूद्रों का जिक्र कर रहे हैं। तो आप ऐसा सवाल भी मुझसे कर सकते हैं, क्या सर ये पहले भी छुआछूत थी? मतलब जैसे आपने शूद्र सुना और आपको ये दिमाग में आया होगा कि कुछ छुआछूत वाली बात है, तो आप सवाल कर सकते हैं कि सर इनके साथ तो अस्पृश्यता या छुआछूत भी होती है, क्या ये व्यवस्था पहले भी थी? या आज से हम 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल पहले का है तो क्या पहले भी छुआछूत वाला कॉन्सेप्ट था? तो मैं आपको बताऊं कि पहले कोई छुआछूत नहीं थी। ये सारी वर्ण व्यवस्थाएं कर्म आधारित थी। जब तक आप जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उस कैटेगरी में है। पढ़ने, पढ़ाने, धार्मिक कार्य कराने का काम ब्राह्मणों का, शासन करने, समाज की सुरक्षा करने, युद्ध लड़ने ये काम क्षत्रिय का, व्यापार का काम जो होगा वैश्य का, और सेवा प्रदान करने का जो काम होगा वो शूद्र का। ये जब तक आप जो सेवा दे रहे हैं उस कारण से आपको ये नाम पड़े थे। ऐसा नहीं था कि आप जो सेवा करना स्टार्ट कर दिए हैं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा कि भाई आपकी सेवा खत्म, शाम को आकर सब लोग बढ़िया चौपाल पर बैठकर अपनी चाय कॉफी, जो भी जब तो चलती नहीं थी चाय कॉफी, मतलब छाछ पी लिया, कहीं तंबाकू खा ली, कुछ भी कर लिया, बैठ गए, बातें हो गई, है ना, बेर बेर चुन ले आए वो खा लिए, सब कोई छुआछूत नहीं थी। अब काम आधारित इनके काम तो आपने देख लिया कि इनके काम खास तौर से सेवा प्रदान करने के तो कई सारी जगह हैं, लेकिन उस तरीके की सेवा नहीं है जो शूद्रों के द्वारा हर एक व्यक्ति को दी जा रही है। तो आप शूद्रों में भी सेवाएं देखेंगे तो आपको 2 प्रकार की सेवाएं मिलेंगी, है ना। अब समझना, मैंने क्लास 9 से थोड़ा सा ऊपर की बात बता रहा हूं, आप समझेंगे। 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं। एक बाल काटने वाला नाई आपकी सेवा करता है कि नहीं? भाई आप बोलेंगे सर हम तो पैसा तो देते हैं आप, लेकिन सेवा करता कि नहीं? एक घर में खाना बनाने वाली आपकी सेवा करती कि नहीं? तो क्या इसके साथ आपका जो नाई है या खाना बनाने वाला है या आपके घर में पोंछा लगाने वाला है, आप उसको कह सकते हैं क्या कि बोले हम आपको छुएंगे नहीं, हम आपका छुला पानी नहीं पिएंगे? तो अब और एक दूसरी सेवा, एक तो क्या होगा जिसको जो छूकर सेवा कर सकता है। कैसे? एक छूकर सेवा कर सकता है, एक कैसे कर सकता है? बिना छुए। 2 प्रकार की सेवाएं हो सकती है, एक छूकर कर सकता है, एक बिना छुए कर सकता है। बिना छुए मतलब आपके रोड को साफ करना, आपकी नालियों को साफ कर देना, कोई गंदगी पड़ी है वो, कोई जानवर मर गया तो उसको ले जाना। इसमें जरूरी है कि वो पहले आएगा, आपको गले लगेगा, बोले आ गए साहब अब करते हैं। वो बिना छुए आया, बोले कि वो साफ कर दिया। पहले कोई दिक्कत नहीं थी, अपना अपना काम करते थे, सब लोग शाम को बैठते। धीरे धीरे समाज की मानसिकता कैसी होगी, सिकुड़ती चली गई। तो आप देखेंगे जो छूकर काम कर सकते हैं उनको अछूत नहीं भूला गया, भले वो ओबीसी में आए, भले वो और दूसरी कैटेगरी में आए। आप नाई देखिए, आप पानी भरने वालों को देखिए, आप खाना बनाने वालों को देखिए, ये छुआछूत की कैटेगरी में नहीं आए। छुआछूत की कैटेगरी में कौन आया? शूद्रों में से ही आए। मतलब इनकी बात भी करेंगे तो जो आपको सेवा दे रहे हैं ये भी शूद्र ही होंगे। आपके कोई मालिश कर देता है तो वो भी शूद्र, सेवा जो कर रहा है आपकी व्यक्तिगत, वो शूद्र की कैटेगरी में होगा। और जो बिना छुए होंगे, मतलब आपके बाहर झाड़ू लगा दी उनने, नाली साफ कर दी उनने, है ना, कोई जानवर मर गया उसको ले गया, या और दूसरे काम कर दिए जिसमें आपको टच होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज को साफ करने का काम किया, तो वो क्या हो गए? वो आपको छुलेंगे नहीं। तो कैसा होता है? जैसे आप देखें, मैं एक चीज आपको बताता हूं, आप एक बात समझना, आप अपने घर के प्रैक्टिकल से लेना। आप लोग कभी कभी आपका वॉशरूम साफ करते होंगे ना, आप अपना आपका टॉयलेट वॉशरूम साफ करते होंगे, तो क्या ऐसा करते हैं कि एक हाथ में टॉयलेट का ब्रश ले लिया और एक हाथ में आप बोले कि रोटी भी खाते चलते हैं या बिल्ला? नहीं करते ना। आप जनरली क्या करते हैं कि वॉशरूम गए हैं तो आपने क्या किया, वो साफ कर दिया, फिर नहा धोकर आप निकल कर आए। तो नहाने से, मेरा एक सवाल है, नहाने से कैसे आत्मा शुद्ध होगी? तो हमारे यहाँ पर जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट था, अभी भी कोरोना के टाइम पर आपने बहुत देख लिया होगा, लोग टच नहीं होते थे। ये अस्पृश्यता आप नहीं कहेंगे उसको, वो टच ना होने का कारण क्या है, छुआछूत ना होने का कारण क्या है कि उनको ये डर लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आपको हम छुएं और वो कीटाणु या वो वायरस हमारे अंदर आ जाए। ऐसे छुआछूत आई थी। अब धीरे धीरे क्या हो, अगर हम इसके पीछे साइंस को नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा, मानसिकता सिकुड़ती चली जाएगी, हम छुएंगे नहीं। तो यहां पर ये शूद्र जो है, जिनके साथ छुआछूत नहीं हो रही थी, मतलब जिनके साथ छुआछूत हो रही थी, जो बहुत परेशान थे वो, और दूसरे लोग जिनको आप एसटी कहते हैं, ये इस व्यवस्था को जानते नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको मतलब नहीं है, जंगल में रहते हैं, अपनी व्यवस्था है, अपना
मजे से रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनको उनको क्या कहेंगे आप, अनुसूचित जनजाति, और जिनके साथ छुआछूत समाज में हो रही है वो क्या कहलाएंगे, अनुसूचित जाति। ये दो वर्ग को देखा गया कि ये समाज में सबसे ज्यादा सामाजिक तरीके से पिछड़े हैं, सबसे ज्यादा राजनीतिक तरीके से पिछड़े हैं, शैक्षणिक तरीके से पिछड़े हैं। तो इनमें क्या कह रहे हैं कि भाई इनको भी तो समाज के बराबर लाना पड़ेगा। फिर एक उदाहरण देता हूं आपको, आपके घर का उदाहरण क्या है। आपके घर में मान लीजिए 4 बच्चे हैं। अब हर बच्चा बराबर का नहीं होगा, मतलब ना तो बराबर होशियार होगा, ना बराबर खेल में होगा, ना बराबर बोलचाल में होगा, ऐसा तो होगा नहीं। कोई एक बच्चा ज्यादा तेज होगा, कोई दूसरा खेल में तेज होगा, कोई और काम में तेज होगा। तो जो सबसे कमजोर होता है तो घर भर का सबसे ज्यादा लाड़ प्यार उसी के पास जाता है, जो भी आएगा। जिसे मान लो आपका भाई छोटा है, कमजोर है, आपकी नौकरी लग गई, तो आपने देखा भी होगा क्या करते हैं कि बोले अपने भाई को पॉकेट मनी डाल दी। तो वो क्या, क्यों आप करते हैं ऐसा, वो करने के पीछे कारण क्या, ताकि वो भी आपके स्तर पर आ जाए। तो आरक्षण के पीछे भी ठीक यही सोच रही थी कि उनको जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वो भी समाज में क्या हो, बराबरी का हिस्सा ले जाएं। इस कारण से उनको आरक्षण की बात की गई। ये बात समझ में आई कि आरक्षण क्या है ना। चलिए अब बात करते हैं कि अभी तक आरक्षण किसको दिया गया था। तो अभी तक आरक्षण की हमने बात की थी कि ये एससी को दिया गया है और एसटी को दिया गया है। एससी और एसटी दोनों का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया कि अभी मैंने आपको छुआछूत और एसटी का कॉन्सेप्ट बताया तो आपको एकदम बात क्लियर हो गई ना कि एससी कौन, एसटी कौन, मतलब समाज में सबसे दबे कुचले वर्ग, जिनका उत्थान ज्यादा नहीं हो पाया, जिनका विकास समय के हिसाब से ज्यादा नहीं हो पाया, उनको पिछड़ा कहा गया, उनको आरक्षण की व्यवस्था की। अब क्या कर दिया गया, एक और वर्ग ऐड किया गया जिसको आप क्या कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। अब इसको तो आजकल क्या कहते हैं, ओबीसी कहते हैं। आजकल क्या कहते हैं, आजकल आप कहेंगे सर इसको अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं। जब इसको जोड़ा गया था तब इसको क्या कहा गया था, तो इसके नाम के नीचे लगाया गया है SEBC, एस फॉर, है ना, क्या कह देंगे इसको, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, मतलब क्या कहे, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग। तो जो समाज में सामाजिक तरीके से और शैक्षिक तरीके से पिछड़े थे उनके आरक्षण की यहां पर बात की गई। तो अब आरक्षण की व्यवस्था बढ़कर कितने लोग के लिए हो गई, 3 के लिए होने वाली थी। शुरू से एससी के लिए है, एसटी के लिए है, और बाद में फिर ये SEBC के लिए भी यहां पर व्यवस्था आने वाली है, जिसके लिए हमने क्या देखा था यहां पर, वो सरकारी आदेश के बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्लियर ये बात। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई अब जो हमने देखा यहां पर कि जो SEBC के बारे में हमने बात करी कि भाई पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जा रहा है। हमने ये भी देखा कि एक सरकारी आदेश आया, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये आरक्षण देने का निर्णय किसने लिया था, इस पर भी तो जोर डालें। तो ये आरक्षण के पीछे हमने देखा था कि एक विज्ञापन देखा हुआ था, और उस विज्ञापन में हमने देखा था कि जारी किसने किया, क्या जारी करने का फैसला किसने लिया, निर्णय किसने लिया, ये व्यक्ति की फोटो बनी है, ये कौन है, किसके द्वारा ये सब किया गया है। तो हम ये जानने वाले यहां पर कि निर्णय लेने वाले कौन है, निर्णय किनके द्वारा लिया गया है, कौन ये बता रहे हैं कि भाई इनको आरक्षण हमें देना पड़ेगा। अब हमने जो अभी हमने सरकारी ज्ञापन या सरकारी आदेश के बारे में बात पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था, सिग्नेचर मार दिए थे, उसने साइन कर दिया था कि भाई हम सिग्नेचर मार रहे हैं, और हस्ताक्षर कर दिए। तो क्या जो व्यक्ति है उसके हस्ताक्षर थे, तो क्या उसने निर्णय लिया होगा, नहीं। क्या होता है कि वो क्या, कौन होगा, उसने अपनी टीम के साथ बातचीत करी होगी, बातचीत कर कर उसने बताया होगा। एक व्यक्ति होगा जो नेतृत्व कर रहा होगा, 4-6 लोग साथ में होंगे, बोले आप डिस्कस करो और बताओ। डिस्कस हुआ, बताया, तो अपने नेता के पास गए, उसने बोला अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, डिस्कशन हो गया, सिग्नेचर कर दिए। तो क्या इसने अकेले ही निर्णय ले लिया होगा, नहीं। निर्णय तो इसने नहीं लिया होगा, जिसने हस्ताक्षर किए दस्तावेज में वो तो निर्णय नहीं लिया होगा। फिर क्या हुआ होगा जब उसने नहीं लिया, तो फिर यह हुआ होगा कि वह मंत्री के निर्देश को मानने वाला अधिकारी हो सकता है कि मंत्री ने ऑर्डर दिया, उसने साइन कर दिया, या वो कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद निर्णय नहीं किया होगा, कोई और लोग रहे होंगे। तो अभी हम ये जानेंगे यहां पर कि भारत में निर्णय की प्रक्रिया होती कैसे है, आप कैसे यहां पर निर्णय लेते हैं, कैसे आप ये तय कर पाते हैं कि भाई हमको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, किस चीज पर कानून बनाना है, किस चीज पर नहीं बनाना है। ये प्रक्रिया चलती है, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति ऐसे बैठा था और ऐसे बोला हाँ चलो तो आज निर्णय ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। एक संस्था काम करती है, कई सारे लोगों का समूह काम करता है, उस पर विचार विमर्श होता है, गहन चर्चा करने के बाद ये बताया जाता है कि भाई ये निर्णय हमको लेना है, इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े जो निर्णय है, देश के सभी प्रमुख अधिकारी उन निर्णयों में शामिल रहे होंगे। जैसे कि प्रमुख अधिकारियों में हम बात करें कि राष्ट्रपति आ गए, तो आप राष्ट्रपति को क्या कहेंगे, ये राष्ट्र अध्यक्ष मतलब क्या हो गए, राष्ट्र के प्रमुख हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, राष्ट्र के प्रमुख हो जाएंगे।
औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और सभी फैसले, जितने भी फैसले होते हैं वो किन के नाम पर होते हैं? वो सभी फैसले राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं कि भाई इनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरा एक ताकतवर पद आता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से है, जिसको आप प्रधानमंत्री, शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर या पीएम भी लिख देते हैं। इस समय वाला पीएम मत समझना, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर वाला। तो ये सरकार का प्रमुख होता है। सरकार मतलब मंत्रियों का जो समूह होता है उनका नेता होता है। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल भी किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और अब ये मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के नीचे भी तो कुछ लोग काम करेंगे, समूह। मंत्रियों की नियुक्ति कौन होगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो एक मंत्रिमंडल बनेगा। उस मंत्रिमंडल को क्या कह देंगे? आमतौर पर मंत्रियों का समूह जो होता है उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। ऐसे फोटो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मंत्री बैठे हुए हैं, इनका एक नेता होगा। वो नेता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक नेता आएगा इनका निकल कर, उसको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। इस प्रधानमंत्री और इन मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है बहुमत दल के नेता के तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर विभिन्न लोगों को उसने क्या बनाया है? मंत्री बनाया है। ये लोग मंत्री बन जाते हैं और ये मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मिलकर ही क्या करते हैं? राजकाज से जुड़े जितने भी फैसले होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं, वो इनके द्वारा ही किए जाते हैं कि इनके द्वारा ये निर्णय यहां पर लिए जा रहे हैं। जो भी निर्णय होते हैं यहां पर, तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब बात करेंगे संसद क्या होती है। संसद में अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें, हम राज्यसभा के बारे में बात करें, उनके बारे में अगर हम देखें, तो संसद को अगर आप देखते हैं तो संसद को आप ऐसे समझेंगे कि इस संसद में एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और एक राष्ट्रपति होगा, है ना। ये तीन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। हर संसद के 3 सदन होंगे, राष्ट्रपति होगा, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी। राष्ट्रपति को हमने अभी अभी देखा कि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्र का प्रमुख है, बड़ा व्यक्ति है, बड़ा अधिकारी है। राज्यसभा संसद के 2 सदनों में से एक सदन है। लोकसभा क्या है? प्रधानमंत्री को यहां पर बहुमत होना जरूरी है। जनता के द्वारा चुनकर लोग जो जाते हैं वो कहां जाते हैं? लोकसभा में जाते हैं। तो सवाल यह आता है, क्या कार्यालय का ज्ञापन जो लिया गया था, वो ज्ञापन के फैसले में भी ये सभी लोग शामिल थे? सभी मतलब संसद के तीनों अंग शामिल थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसमें शामिल थी क्या वो ज्ञापन के पीछे? तो अब ये बात हम करने वाले क्या शामिल थे या नहीं थे। तो अब देखिए, जो सरकारी आदेश आया था वो एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। कैसे लंबे घटना चक्र का? एक मैं डायग्राम के थ्रू आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या हुआ? एक मुद्दा आया, वो मुद्दा किसके सामने पहुंचा? पीएम और उसके जो लोग हैं उनके सामने पहुंचा। यहां पर इनको लगा कि यार इस पर बात करनी चाहिए, तो इन्होंने क्या किया? कैबिनेट को बुलाया और उनने उस विषय, कैबिनेट को बुलाया और उस पर क्या किया? उनने बोला कि ये एक विषय आया है, एक सब्जेक्ट आया है, इस पर कुछ आप सोचिए। तो कैबिनेट के लोगों ने इस पर सोचा और सोचने के बाद उनको लगा कि यार नहीं, मुद्दा तो सही है। तो इस पर उनने क्या किया? इस पर उनने एक प्रस्ताव बना दिया कि इस पर कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब वो प्रस्ताव बनाकर क्या कर दिया? संसद के अंदर ले गए। संसद की जगह दोनों सदनों में पास हो गया, फिर उस पर हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, तो एक ये ऐसी प्रक्रिया, अगर कोई कानून बनाना है तो ये प्रक्रिया होगी। अगर कानून नहीं बनाना है, नॉर्मल आदेश जारी करना, तो प्रधानमंत्री के सामने मुद्दा आया, कैबिनेट में उस पर बात हुई, उसका एक प्रस्ताव बनाया गया, फिर क्या हो जाएगा? अगर हम प्रस्ताव की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि वो प्रस्ताव जो है उसको क्या कर देंगे? अलग डिपार्टमेंट में भेज देंगे। मान लीजिए कि जिस भी विभाग से संबंधित है उस विभाग में उसको भेज दिया। उस विभाग के अधिकारियों ने उसका एक प्रारूप तैयार किया, प्रारूप तैयार करके उनको आदेश मिला कि इस पर सिग्नेचर मार दो। उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर कर दिए तो वो क्या हो गया? वो सर्कुलेट हो गया। तो आपने देखा क्या इस यहां पर जो कर्मचारी सिग्नेचर कर रहा है, क्या उसी कर्मचारी ने निर्णय लिया? नहीं, निर्णय लेने वाले तो कोई और हैं, कैबिनेट के द्वारा या कुछ और लोगों के द्वारा यहां पर निर्णय लिया गया है, लेकिन साइन कोई दूसरे व्यक्ति ने किया। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये तो हो गया कि भाई सरकारी आदेश क्या हो गया? एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। अब बात करते हैं वर्ष 1979 की, 1970 के बारे में, 79 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 79 में क्या हुआ था कि दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। दूसरे पिछड़ा जाति आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। तो क्या इसके पहले पहला भी बन चुका था? हाँ बिल्कुल बन चुका था। 1953 में पहला भी पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर जो है वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इनको कई सारे लोग काका साहेब कालेलकर भी कहते हैं। तो काका कालेलकर प्रथम जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष थे और मंडल साहब दूसरे जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष हैं।
तो अब क्या हुआ कि मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, इसी कारण से मंडल अध्यक्ष से इस कारण से इसको क्या कह दिया, मंडल आयोग कह दिया। तो इस आयोग ने किया क्या, ये बनाया क्यों गया था, ये काम क्या कर रहा था, तो इस आयोग के जो कार्य थे उनको देखिए। इसने क्या किया कि भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की पहचान की और उनके पहचान के लिए मापदंड या मानदंड तय किए कि ऐसे ऐसे लोगों को आप पिछड़ा मानेंगे, और साथ ही साथ उनके पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय भी बताए कि आप इनको कैसे दूर कर पाएंगे। ये वाले उपाय भी इनके द्वारा बताए गए, किसके द्वारा, मंडल आयोग के द्वारा। मंडल आयोग का मतलब क्या हो गया कि ये दूसरा पिछड़ा जाति आयोग था, उसके द्वारा ये सारी बातें यहां पर बताई गई कि भाई कैसे यहां पर काम करें। क्लियर। अब आयोग ने जो सिफारिशें दी वो सिफारिशें आती हैं 1980 में। सिफारिशें मतलब क्या कि आयोग ने जो समझा, जो उसको लगा, वो उसने अपनी पुस्तक में लिखा और सौंप दिया कि आप ऐसा ऐसा काम करेंगे तो पिछड़ा वर्ग का उद्धार हो सकता है। तो ये इनमें से एक प्रमुख सिफारिश, मतलब एक अगर हम एक निकालें तो वो क्या थी, आरक्षण की बात आती है 27%। ये किसको दिया जाना है, ये वो दिया जाना है शैक्षणिक और जो आपके सामाजिक तरीके से पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण की बात की जाए, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए बात की जाए। इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हो गई। मतलब यहां से ये बात आपको समझनी चाहिए कि भारत का कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा, कोई भी गहन मुद्दा होगा, वो बिना संसद के नहीं जा पाएगा। संसद में तो उसकी चर्चा हो ही जाएगी, चाहे संसद उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, मतलब संसद का सीधे तौर पर उससे लेना देना हो या ना हो, फिर भी संसद उसमें जुड़ ही जाएगी। क्लियर। तो यहां पर 27% आरक्षण की इन्होंने सिफारिश कर दी। अब 27% आरक्षण की सिफारिश कर दी तो इसमें कई सारे लोग उनके पक्ष में थे, कई सारे लोग विपक्ष में थे। पक्ष विपक्ष पर हम बात करेंगे कि कौन पक्ष में था, कौन विपक्ष में था, उनके द्वारा क्या लॉजिक दिए जा रहे थे, ये सारी बातें हम करेंगे। 1989 का लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव में हर पार्टियों के द्वारा कुछ ना कुछ घोषणाएं की जाती हैं। यहां पर एक पार्टी है जिसको आप जनता दल के नाम से जानते हैं। तो जनता दल ने चुनाव के दौरान अपनी एक घोषणा की। उसने क्या बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 27% आरक्षण लागू कर देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, 27% आरक्षण लागू करने की बात की और कहा मंडल आयोग की सिफारिशें भी हम लागू कर देंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। किस्मत से जनता दल को क्या मिला, बहुमत मिलता है, जनता दल की सरकार बनती है और सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं बीपी सिंह, जिनको कहते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये आपके प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद चूंकि इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि हम 27% आरक्षण देंगे, तो इन्हें उस दिशा में कदम उठाने थे। तो जनता दल की सरकार बनने के बाद का जो घटनाक्रम आया, उस घटनाक्रम में आप देखें कि बीपी सिंह ने क्या किया, बीपी सिंह की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ सरकार में। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में संसद में पहले ही संदेश भिजवा दिया, मतलब उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी मंडल रिपोर्ट को लेकर के हम लागू करेंगे। 6 अगस्त 1990 की अगर बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में औपचारिक निर्णय हो गया कि 27% आरक्षण लगाना है। प्रधानमंत्री बीपी सिंह का बयान भी आता है संसद के दोनों सदनों में और वो सूचित कर देते हैं कि हम 27% आरक्षण यहां पर लगाने वाले हैं। कैबिनेट ने फैसला लिया, फैसला गया कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के पास। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों ने एक क्या कर दिया, एक प्रारूप तैयार कर दिया, है ना, एक क्या कर दिया, एक ड्राफ्ट या एक प्रारूप तैयार कर दिया। प्रारूप तैयार कर दिया और उस पर मंत्री की स्वीकृति भी लग गई और उस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी ने क्या कर दिया, यहां पर हस्ताक्षर भी कर दिए। तो आप देखें फैसला किसने लिया, हस्ताक्षर किसने किए, क्या ये अधिकारी ने फैसला किया, नहीं। तो फैसला कुछ लोगों ने मिलकर किया, हस्ताक्षर एक व्यक्ति ने किया। और हस्ताक्षर करने के बाद 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36/012/3130 तैयार हो गया और क्या हो जाता है, और इसके साथ ही क्या हो जाता है आपका कि भाई अब 27% आरक्षण की बात आ गई होगी। अब बात आती है कि आपको निर्णय की प्रक्रिया से क्या समझ में आया, आपने क्या समझा, आप क्या जाने कि निर्णय क्या होता होगा। तो निर्णय की प्रक्रिया से आपको यह समझ में आया होगा कि निर्णय कैसे लिया गया। हमने समझा कि निर्णय लिया गया था किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय हुआ, फिर उसके बाद आया किसी विभाग के पास, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास। इस विभाग ने प्रारूप तैयार किया, प्रारूप तैयार करने के बाद इस विभाग के अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद वो क्या बन जाता है, सरकारी आदेश बन जाता है। क्या बन जाता है, सरकारी आदेश बन जाता है और उस पर एक क्या जाता है, OM नंबर आ जाता है। तो डिसीजन लेने वाले कोई और लोग हैं और इस कैबिनेट में भी एक नहीं है, कम से कम 20-25 लोग बैठे होंगे, 30 लोग बैठे होंगे जिनके द्वारा निर्णय यहां पर लिया गया। क्लियर ये बात। तो आपको बात समझ में आई कि भाई निर्णय की प्रक्रिया जो है उसमें आपने समझा कि क्या क्या यहां पर हो सकता है।
तो देखो, हमने आरक्षण का जो मुद्दा था उसके बारे में हमने जाना, खास तौर से हमने आरक्षण के बारे में जाना था कि आरक्षण किसको दिया गया था, पहले किसको था। जो सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग के लोग हैं उनको भी, जो सामाजिक और शैक्षणिक तरीके से जो पिछड़े लोग हैं उनको भी आरक्षण की बात की गई। तो हमने पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग बने थे, जिनमें हमने पहला आयोग देखा काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में। फिर हमने बात करी थी कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में, जिसको आप मंडल का आयोग कहते हैं, मंडल आयोग कहते हैं, या मंडल का कमंडल भी कहते हैं, उसमें 27% आरक्षण की बात की गई। तो ये मुद्दा जो बना, ये जो आरक्षण का मुद्दा है जिसमें एक परसेंटेज डाला गया 27% का, ये बड़ा मुद्दा उस टाइम का देश का सबसे चर्चित मुद्दा हुआ करता था। इस पर बड़ी चर्चाएं होती थी। चर्चाएं दो प्रकार से होती हैं हमेशा, या हम कहें कि 3 प्रकार से होती हैं। एक प्रकार ऐसा होता, कुछ लोग, जैसे मान लीजिए कोई भी बात आ गई तो अब किसी भी बात को लेकर कुछ लोग उसका बहुत सपोर्ट करते भयंकर, कुछ लोग उसका विरोध करते भयंकर, कुछ लोग बीच की बात बताते हैं, बोले थोड़ा ऐसा, बोले ऐसा हो जाएगा बस। तो 2-3 प्रकार से चर्चाएं यहां पर होती हैं। तो 27% आरक्षण का जो मुद्दा था वो देश में काफी चर्चा चल रही थी, उस पर बड़ी विचार और बहस हो रही थी। विचार और बहस का मतलब क्या है? किसी भी चीज को लेकर विचार और बहस क्यों करवाए जाते हैं या क्यों होते हैं, पहले हम ये भी जान लेते हैं। विचार का मतलब हम कह सकते हैं कि चिंतन, सोचने के बाद। देखिए, हम किसी भी चीज पर जब विचार करते हैं तो विचार का मतलब ये नहीं है कि हम बैठ रहे अच्छा ऐसा विचार नहीं होता। विचार का मतलब जब आप किसी मुद्दे को लेते हैं या किसी विषय पर विचार करते हैं तो उसके आज अगर उस चीज को हम देखते हैं तो उससे क्या परिणाम होंगे, कल क्या होंगे, परसों क्या होंगे, मतलब उस चीज को लेकर हम उसके दूरगामी परिणाम, भविष्य तक की परिकल्पना, भविष्य तक को हम देखते हैं, फ्यूचर भी हम देखते हैं, तो हम अंदाज लगा पाते हैं, वो विचार कहलाता है। बहस या डिबेट आप जिसको कहते हैं, उसकी जरूरत क्या होती है? बहस या डिबेट की जरूरत यह होती है कि जब आप सोचते हैं तो हर एक व्यक्ति के सोचने का अपना एक तरीका होता है ना। जैसे आपके सोचने का तरीका अलग होगा, मेरे सोचने का तरीका अलग होगा, आपके बगल में जो बैठता होगा उसके सोचने का तरीका अलग होगा, है ना। तो सबके सोचने का तरीका अलग होगा। अब तरीका सबका अलग है। जब हम, हो सकता है कई सारे पॉइंट हमसे मिस हो जाते हो। जब हम सोच रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाए, तो आपने तो सोचा कि सुबह 4 बजे उठ जाओ फिर पढ़ा जाए, तो उसमें कोई बता सकता है कि भाई सुबह 4 बजे उठो तो ब्रश रस कर लो, मुंह धो लो, नींद नहीं आएगी। बोले यार हमने ये तो सोचा ही नहीं है। तो क्या होगा कि जब आप बात करेंगे, लोगों से डिस्कशन होगा, तो कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु और निकल कर आएंगे। ये विचार और बहस कैसे हो रही थी? समाचार के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। प्रदर्शन भी हो रहे थे और उनके जवाबी प्रदर्शन भी हो रहे थे। प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन कई बार हिंसक भी हो जाया करते थे। हिंसक का मतलब क्या होगा कि उसमें कुछ झगड़ा या कुछ हिंसक घटनाएं, कि कुछ भगदड़ हो गई, किसी को चोट लग गई, ऐसी घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। नौकरियों के लिए हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे क्योंकि अब आरक्षण मिलने वाला था। अभी तक आरक्षण केवल एससी और एसटी के लिए था। अब इसमें से एक कौन, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, जिसको आजकल आप ओबीसी कहते हैं, ये भी शामिल होने वाला था। मतलब कहीं ना कहीं आरक्षण की चीजें भी, मतलब नौकरी जो मिलने वाली है, रोजगार की चीज भी प्रभावित होने वाली थी। किसके लिए होने वाली थी? जो ओपन कैटेगरी रहती है उसके लिए प्रभावित होने वाली थी। इसलिए लोगों की प्रतिक्रियाएं भी क्या आ रही थी? थोड़ी सी तीखी आ रही थी, थोड़ी सी तीक्ष्ण प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर, मतलब इस पर राय या पक्ष क्या थे? राय या पक्ष किसको लेकर? 27% रिजर्वेशन की बात करें तो एक पक्ष क्या कहेगा, दूसरा पक्ष क्या कहेगा? तो एक पक्ष ऐसा कहता है कि आरक्षण से बराबरी का मौका मिलेगा। मतलब क्या होगा कि आपको बिल्कुल बराबरी का मौका। कैसे? मान लीजिए कि समाज में 4 वर्ग हमने बना दिए, ऐसा कह दें, या इनको कुछ हद तक बराबर रख दें। अब आरक्षण से क्या होगा कि जब आप इनको आरक्षण देंगे तो इससे क्या होगा कि ये इतना पोस्ट कर जाएंगे। मतलब इनको कैसे दिया गया है? इनको दिया गया है किस आधार पर? सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास दिया गया है। इनको राजनीतिक आरक्षण भी दिया गया है और इनको भी दिया गया। तो इससे क्या होगा कि सभी लोग एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो आरक्षण के पीछे विशेषता, आरक्षण के पीछे उद्देश्य ये है कि सबको एक लाइन में खड़ा करना, ये उद्देश्य है। तो इससे जैसे मान लीजिए कि आगे आएंगे तो अब नौकरियां प्रभावित होंगी, इनकी भी होंगी, है ना, और दूसरे लोगों की भी नौकरियां प्रभावित होंगी। तो इससे कई सारे लोगों के अपने अपने पक्ष थे। एक तो आ गया कि सबको बराबरी का मौका मिलेगा, सबको प्रतिनिधित्व बराबर मिलेगा, ये तो एक पक्ष होगा जो सपोर्ट कर रहा है। विरोध वाला क्या कहता है? जो पिछड़ा नहीं है उनके अवसर छिन जाएंगे, मतलब जो बैकवर्ड क्लास के नहीं है उनके अवसर खत्म हो जाएंगे। इससे जातिवाद बढ़ेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो है वो जातिवाद के आधार पर, SC ST जो है वो जातिवाद के आधार पर, तो भारत में कास्टिज्म या जिसको आप जातिवाद कहते हैं उस पर बढ़ोतरी होगी। देश की प्रगति, एकता पर भी असर पड़ेगा। अब लोग
सब एक तरीके से नहीं, वर्ग के तरीके से अपने आप को देखेंगे और योग्यता होने पर नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही थी। तो ये राय और पक्ष यहाँ पर हुआ करते थे, लोग क्या क्या अपने राय और पक्ष रख रहे थे। यहां से हमने समझा कि निर्णय कैसे होता है, हमें ये समझ में आया अभी तक की स्लाइड में कि निर्णय कैसे होता है, हमने समझ लिया। अब बात आएंगे कि मान लीजिए कि उस निर्णय में कोई विवाद हो गया। विवाद कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, विवाद को आप विवाद ऐसा कहना कि विवाद हो गया, कोई लठ लेके नहीं आ गया। विवाद का मतलब है मतभेद हो जाना, वैचारिक मतभेद हो जाना, है ना। तो ये मतभेद जो है वो विवाद के रूप में निकल कर आ सकते हैं। तो आपका किसी भी तरीके से विवाद हो गया, चाहे वैचारिक हो चाहे कोई और तरीका हो, विवाद होने की स्थिति में निर्णयों पर विवाद और निपटारा कैसे होगा। मान लीजिए आपने निर्णय ले लिया कि ये 27% आरक्षण लगाना है, उस पर विवाद हो गया, तो उसका निपटारा कैसे किया जाए, उसके निर्णय का निपटारा कैसे हो, तो निपटारा कौन करेगा। निपटारा करने वाली दो संस्थाएं हमारे पास है, खास तौर से दोनों न्यायपालिका का ही हिस्सा होंगी, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम से जानेंगे। क्लियर। तो क्या होगा यहाँ पर, ये निपटारा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, निपटारा कराने वाली संस्थाएं जिसको आप न्यायालय कहेंगे, न्यायालय में दो प्रमुख संस्थाएं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाएगा। कैसे होता है कि अगर आप उससे पक्ष में नहीं है उस चीज के, तो आप उसके विरोध में क्या करेंगे, मुकदमा करेंगे और इसे अवैध घोषित कर रोक लगाई जाए ऐसी दलील देंगे, कोर्ट में जाकर कहेंगे कि यह अवैध है। कोर्ट उसको सुनेगा, उस पर बातचीत करेगा और सारे मामले होंगे। ऐसा ही एक मामला हुआ 27% आरक्षण को लेकर, जिसको कहते हैं इंदिरा साहनी एवं अन्य, है ना। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार, मतलब इंदिरा साहनी और भारत सरकार के बीच में एक मामला आ जाता है। मामले में ये कहा गया कि भाई ये जो मामला चल रहा है वो सही नहीं है। इसमें 11 जज बैठे, 11 जजों ने सुनवाई की, सुनवाई कर उनने कुछ फैसला दिया। न्यायालय का फैसला आया सन 1992 में बहुमत के आधार पर। बहुमत मतलब 11 जज हैं तो कम से कम 6 जजों ने फेवर लिया होगा, है ना। तो 6 जज कम से कम फेवर करेंगे तब बहुमत हो जाएगा। तो बहुमत के आधार पर फैसला आया कि इस आदेश को हम अवैध घोषित नहीं करेंगे क्योंकि ये अवैध नहीं है, उन्होंने ये बोला। दूसरी चीज बोली कि इसमें मूल आदेश में कुछ संशोधन करेंगे, जो पहले आदेश निकाला है, जो ड्राफ्ट सरकार ने बनाया है, इसमें कुछ संशोधन करेंगे। संशोधन क्या होंगे, अच्छी स्थिति वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब कि जो सामाजिक और शैक्षिक तरीके से पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति अगर अच्छी है तो उसको आरक्षण का लाभ यहां नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया, बताया कि विवाद सुलझ गया है। सुलझे हुए जो कोर्ट का फैसला था उन सब बातों को लेकर उन्हें अपना एक प्रारूप प्रकाशित कर दिया, जिसको आप आदेश कहेंगे। तभी से इस नीति पर अमल भी किया जा रहा है, इस नीति पर हम अमल भी कर रहे हैं, 27% आरक्षण वाली बात। अब यहां पर बात जो हम करने वाले हैं वो बात होने वाली है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता को लेकर कि आपको इन राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपने देखा कि सरकार कैसे काम करती है, ये भी अब बात आपने जानी। सरकार का काम करने का तरीका, कैबिनेट ने काम कर लिया, फिर हमने उस फैसले को विभाग के पास भेज दिया, अधिकारी के हस्ताक्षर हो गया, उसको लागू करवा दिया। ये पैटर्न हमारा सरकार का काम करने का चल रहा था। किसी देश को चलाने के में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, कई प्रकार की संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। सरकार की अव्वल जिम्मेदारियों में हम बात करें, प्रमुख जिम्मेदारियों में जो बात है, सबसे पहली है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये सरकार की जिम्मेदारियों का एक अहम जिम्मेदारियों में से एक है। सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना, यह भी सरकार की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। तो सरकार की जिम्मेदारियां हैं, सरकार इनके लिए क्या कर सकती है कि भाई सबको सुरक्षा कैसे हो, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे भाई, है ना। सबको शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे मिले, उसके लिए भी कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। और ये कानून कैसे बनेंगे, सरकार कैसे काम करती है, हमने अभी जस्ट पहले 2 मिनट पहले हमने कुछ इस पर बात कर ली, कैसे काम करेंगे। सरकार को काम करने के लिए कोई भी स्कीम लगाना है, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, या पेंशन बांटना है, सैलरी बांटना है, तनख्वाह देना है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा, तो सरकार क्या करती है, कर इकट्ठा करती है। मतलब क्या लेती है, सरकार टैक्स लेती है। ये सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाएगा अलग अलग तरीके से। टैक्स के पीछे कारण यह है कि सरकार सेना, पुलिस तथा विकास के कार्यक्रमों पर खर्च होता है। ये पैसा जो इकट्ठा होगा वो सेना, पुलिस और विकास के कार्यक्रम पर खर्च होगा। विकास के कार्यक्रम कैसे होंगे, तो विकास के कार्यक्रम को देखें आप तो सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर इन्हें लागू करवाएगी। जैसे कहीं रोड बनवाना है, कहीं बच्चों को शिक्षा की बात करनी है, कहीं पर स्कूल बस चलवाना है, कहीं पर साइकिल बंटवाना है, कहीं पर खाने की चीज, कहीं पर पुल बनवाना है, कहीं पर अस्पताल बनवाना है, कहीं बारातशाला बनवानी है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये ऐसी कल्याणकारी योजनाएं, जिसे आपने सुना होगा कि गरीबों के लिए खाने की, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की, ऐसी योजनाएं बनाकर उनको लागू करेंगी। अब योजनाओं को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना है।
मतलब कुछ लोग इनको कैसे चलाएंगे इसका फैसला करेंगे, कुछ लोग इसको कैसे लागू करना है इसका फैसला करेंगे। मतलब जो नीति बनाई गई है, जो योजना बनाई गई है, उसको चलाना कैसे है, ये कैसे चलेगी, किन किन के लिए है, उसका फैसला किसी और लोगों ने किया। अब जब फैसला हो गया तो इसको जमीन पर कैसे उतारा जाए, समाज में कैसे लागू किया जाए, सबको कैसे इसका फायदा मिल सके, या जिन लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया उनको कैसे फायदा मिल सके, इस चीज को लागू करने का फैसला कुछ और लोग करेंगे। मतलब आपको यहां से ये बात समझ में आई होगी कि निर्णय लेने वाले लोग और हैं, लागू करने वाले लोग और हैं, दोनों एक ही लोग नहीं हैं। निर्णय लेने वाले आमतौर पर राजनेता या सरकार के लोग होते हैं, जबकि लागू करने वाले अधिकारी या नौकरशाह लोग हुआ करते हैं। क्लियर? अब जो विवाद है, विवाद कई तरीके से आ सकता है इन योजनाओं को बनाने को लेकर कि गतिविधियां चलाने को लेकर विवाद हो सकता है, लागू करने को लेकर विवाद हो सकता है, योजनाएं बनाने को लेकर विवाद हो सकता है कि ये क्या क्या है। गतिविधियां चलाने को लेकर विवाद की बात अगर हम करें कि भाई ये गतिविधियां जो हैं वो कैसे चलाई जाए, उनको लेकर बात करें। लागू कराने को लेकर कि भाई ये कैसे लागू कराएं, कोई का तरीका कुछ और होगा, किसी का तरीका कुछ और होगा। योजनाएं बनाने को लेकर अगर बात करें कि भाई योजनाएं कैसे बनाई जाएं, उनको लेकर अगर हम बात करें तो ये सारे विवाद आपके यहाँ ऐसे हो सकते हैं। अब ये तय कौन करेगा कि क्या सही है क्या गलत है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि भैया कौन बताएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं वो सही है, आपने जो काम किया है वो सही है, या आपके द्वारा किया गया काम गलत है, ये कौन बताएगा? सबके लिए जानना जरूरी है कि कौन किस काम के लिए जिम्मेदार होता है। हर भारत के नागरिक को यह पता होना चाहिए कि भारत में जो भी प्रमुख गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये जानकारी आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं लेकिन गतिविधियां जारी रहें, यह भी बहुत आवश्यक है। मान लीजिए आपकी सरकार बदल जाती है लेकिन फिर भी यह पता रहे कि जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलती रहें, किसी प्रकार का कोई नुकसान यहां पर ना हो, गतिविधियों में अवरोध पैदा ना हो। कौन तय करेगा, कौन इसे लागू करेगा, योजनाएं बनाएगा, ये वाली बात आती है। तो इन सबके लिए विभिन्न देश, लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अलग अलग लोकतांत्रिक देश में अलग अलग व्यवस्था होती है और इन व्यवस्थाओं के अंतर्गत मान लीजिए कहीं पर हमें शिक्षा की बात करनी है, कहीं पर हमें रक्षा की बात करनी है, कहीं पर हमें सड़क की बात करनी है, कहीं पर हमें जल की बात करनी है, कहीं पर हमें जनसंख्या की बात करनी है, कहीं पर हमें गरीब की बात करनी है, कहीं हमें किसान की बात करनी है, कहीं हमें विदेश की बात करनी है। इन सबको संभालने वाली एक संस्था नहीं हो सकती, इन सबको संभालने वाला एक व्यक्ति नहीं हो सकता, या 2-4 लोग नहीं संभाल सकते। इनसे जुड़े फैसले लेने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगे, अलग अलग संस्थाएं होंगी। तो इन सबके लोकतांत्रिक देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहा गया है, ये संस्थाएं कहलाती हैं। मतलब विदेश मामले को देखने वाली संस्था अलग, रक्षा को देखने वाली अलग, स्वास्थ्य को देखने वाली अलग, है ना, शिक्षा को देखने वाली अलग, ऐसी अलग अलग संस्थाएं होती हैं। संस्थाओं के ऐसे प्रारूप, ये बिल्डिंग होती संस्थाओं की, तो ये फोटो लगाई गई है। लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को बहुत अच्छे से करती हैं या अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं, तब तक लोकतंत्र अच्छे से काम करेगा, नहीं तो लोकतंत्र अच्छे से काम नहीं करेगा। मान लीजिए शिक्षा की बात करें, चूंकि नेता बदलता रहेगा, नेता आता जाता रहेगा, आपको ऐसा कोई खास फर्क यहां पर पड़ेगा नहीं। तो जब नेता आते जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो आपको कोई खास दिक्कत यहां पर होने नहीं वाली। जब दिक्कत आपको यहां पर नहीं होगी तो ये क्या आप समझेंगे कि संस्था काम अच्छे से करे। राशन कार्ड कहां बनवाते हैं? नगर पालिका में जाते हैं ना, तो वो एक संस्था है। अब नेता बदल गया है, पहले ये वाले भैया जी थे, आज ये वाले चाचा जी आ गए, परसों दादाजी बन गए, परसों फिर वो सामने वाले भैया बन गए। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके कागज सही हैं तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा। तो ये काम कौन करती है, किसने किया? आप भैया जी के पास गए कि आपने आवेदन दिया नगर पालिका में, भैया जी के पास भी जाएंगे तो भैया जी क्या बोलेंगे कि आप आवेदन दे दो, हम बोल देंगे। आपको जाना संस्था के थ्रू ही पड़ेगा। तो संस्थाएं काम अच्छे से करती हैं और लोकतंत्र तभी तक अच्छा होगा जब तक ये संस्थाएं अच्छे से काम करती रहेंगी। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी जो बेसिक नियम होते हैं, बुनियादी नियमों का वर्णन किया गया है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाओं में है जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेते हैं। मतलब देश के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं वो किन के द्वारा लिए जाते हैं? प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय होता है। उस निकाय को आमतौर पर आप नौकरशाह कहते हैं, या नौकरशाह इसको लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वो संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। मतलब वहां पर किसी प्रकार का विवाद है, आपको कुछ गड़बड़ लगता है, तो आप वहां जाकर इस चीज को क्या कर सकते हैं? सुलझवा सकते हैं, उसको वहां पर सुलझाया जा सकता है।
संस्थाओं के साथ साथ काम करना आसान नहीं है। आप ये देखें कि भाई हर एक संस्था के साथ आप काम कर पाए, बहुत आसानी से नहीं हो सकता। इनसे जुड़े कुछ कायदे कानून होते हैं, उन कायदे कानूनों में रहकर आपको काम करना है, यही आपके नेताओं की सीमाएं तय कर देती हैं। मतलब आपके पास असीमित अधिकार नहीं, ताकत है लेकिन असीमित नहीं है, आपको इनमें रहकर काम करना होता है। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें होती हैं, कुछ समितियां होती हैं, कुछ रूटीन काम भी होता है, कुछ सामान्य रूटीन होता है, और सामान्य रूटीन बैठकें समितियों इनसे देरी भी होती है और परेशानी भी आती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि देरी और परेशानी अच्छी है? क्या आप कह सकते हैं ऐसा? बताइए, आपको क्या लगता है कि देरी हो गई है तो अच्छी है, परेशानी आ गई है तो अच्छी है? कई बार ऐसे कहते हैं ना कि ठोकर खाकर ही ठाकुर बनते हैं, मतलब पहलवान बनते हैं। तो घटनाएं घटने के बाद घट गई आपके साथ, तो आपको एक अनुभव आ गया, तो पूरी जिंदगी हम अपनी जिंदगी घटनाएं घटने में नहीं व्यतीत कर देंगे कि भाई ये वाली घटना घट जाए सीख जाए। हमको कई बार सामने वालों से भी सीखना होता है। लेकिन यहां पर चूंकि यहां पर हम अपने एक व्यक्ति के लिए बात नहीं करेंगे, आप पूरे देश के नागरिकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाएंगे। अगर देरी हो भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। देरी और परेशानियों के पीछे का कारण अगर आप देखें तो इसके पीछे बात यह है कि फैसले जो हैं वो एक व्यक्ति नहीं करता। अब आप सोचेंगे कि भाई जो देरी हो रही है, जो परेशानियां हो रही हैं, इनके पीछे कारण यह है कि बहुत सारी टीम जुड़ी हुई है, कई सारे लोगों से विचार विमर्श करते हैं, फिर नेताजी के पास आती है, नेताजी जो प्रमुख होता है वो अपने सलाहकारों से बात करता है, फिर फैसला लेते हैं। इससे अच्छा क्या करो, सबको हटा दो, एक व्यक्ति जो फैसले ले। कायदे कानून और बैठकें जो हैं वो कम कर दी जाएं, बिना मतलब की बैठकें ना हो, बिना मतलब के कायदे कानून यहां पर ना आए। ये जो सोच है, अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं कि एक व्यक्ति फैसला लेगा, बैठकें मत करो, कायदे कानून नहीं हो, ये सोच जो है वो लोकतंत्र की बुनियाद के खिलाफ है, मतलब कि लोकतंत्र की भावना के अनुसार नहीं होती है। कुछ परेशानियां थी, थोड़ा वक्त लगना कई मायनों में उपयोगी होता है। हमने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, मतलब थोड़ी समय लग जाए लेकिन बहुत मजबूती से आप आ जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी फैसले से पहले अनेक लोगों की राय या विचार करने का अवसर मिल जाता है। इससे हम उसके सभी पक्षों को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उसके फायदे नुकसान हमको समझ में आ सकते हैं, समाज पर क्या असर पड़ेगा। संस्थाओं में जो देरी होती है, वो देरी अगर हो रही है तो अच्छा फैसला करने में भी देरी होगी और बुरा फैसला करने में भी देरी होगी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन अगर बुरी चीज आपके सामने आ रही है तो देर से ही आए तो अच्छा है और कम समय के लिए रहे तो अच्छा है। क्या होगा कि जब बुरे फैसले अगर होने वाले हैं तो चर्चा हो जाएगी, तो समझ में आ जाएगा कि यार ये तो गलत फैसला हो गया, तो बदला भी जा सकता है, या चर्चा के दौरान, विचार विमर्श के दौरान उसके बारे में हमें बात समझ में आ जाए तो हम उस बुरे फैसले की तरफ जाएं ही ना। कहां चले जाएं? अच्छे फैसले की तरफ चले जाएं। तो देरी, आप क्या कह सकते हैं कि देरी अच्छी है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं कि हम संस्थाओं के हिसाब से काम करेंगे यहां पर। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि देरी ठीक है, समझ में आई बात कि क्या है देरी ठीक है। चलिए अब बात करेंगे संसद के बारे में, संसद की भूमिका के बारे में बात करनी है। तो आपने संसद की भूमिका थोड़ी सी हमने पढ़ी थी, कुछ याद है या भूल गए? कुछ बिल्कुल याद नहीं है। क्या आपको लगता है कि फैसलों में संसद की कोई भूमिका नहीं थी, ऐसा भी आप सोचते हैं क्या? लेकिन कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखें तो क्या उनमें संसद का कहीं कोई जिक्र था या नहीं था? आप देखिए, संसद का सीधे तरीके से उसमें अगर हस्तक्षेप है तो ठीक है, नहीं है। हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में बात होती है, चर्चा होती है। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं बादल फट जाए, कहीं कोई बड़ी घटना घट जाए, उस पर भी संसद में चर्चा होती है। तो महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद कैसे छोड़ सकती है? तो संसद की भूमिका हो या ना हो, लेकिन संसद का जिक्र जरूर होता है, संसद उसके लिए काम भी करती है। कुछ वाक्यों को पूरा करके हम उसके जो हमने पहले पढ़ा हुआ संसद के बारे में कुछ याद करने की कोशिश करते हैं ना। इन वाक्यों को पूरा करें। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कहां हुई? कहां हुई चर्चा? बताइए। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कहां हुई? संसद में होती है। कहां होती है? संसद में। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया। किसका? संसद का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने संसद में वक्तव्य दिया। सुना होगा ना आपने, बीपी मंडल साहब ने या बीपी सिंह साहब ने संसद के दोनों सदनों में बताया कि इसकी मंशा क्या है। राष्ट्रपति साहब ने जब संसद में अपना अभिभाषण दिया तो उसमें मंडल आयोग पर सरकार की मंशा स्पष्ट की। तो संसद की चर्चा यहां पर होती रही है। यह फैसला संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई, सरकार का जो विचार था उस पर थोड़ी सा असर पड़ता है। सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्यवाही करने का है ना, कार्यवाही करने का
दबाव पड़ा कि आपको अब ये कार्यवाही करनी पड़ेगी। संसद के पक्ष में होने पर ही सरकार ने एक कदम उठाया। संसद के पक्ष में कैसा कि आपको अगर सरकार में अगर आप हैं, सरकार मतलब कौन कहलाता है, मंत्री और प्रधानमंत्री, मतलब कि हम क्या कहते हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो क्या कहलाते हैं, सरकार कहलाते हैं ना, मंत्रिमंडल को कहते हैं। अब इनको कोई फैसला लेना है तो संसद जाना पड़ेगा। संसद में दो सदन है, सदन नंबर 1 जिसको आप राज्यसभा कहेंगे, सदन नंबर 2 जिसको आप लोकसभा कहेंगे। इन दोनों जगह चर्चा करवानी पड़ी, अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। तो सरकार कब फैसला कर सकती है, कब विचार कर सकती है, कब कार्य कर सकती है, जब हम बात करें कि संसद सरकार के पक्ष में हो। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती? क्योंकि भारत में बहुमत के आधार पर काम होगा, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि वहां पर हैं। अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता? अगर नहीं दी होती तो ये फैसला लागू नहीं होता, आप कुछ नहीं कर सकते। देश में कुछ मतलब इनकी मांग को लेकर प्रदर्शन होते और विचार बहस होती, ये सब चलता, लेकिन अगर संसद ने इस पर संसद ने आपको समर्थन नहीं दिया, आपके पक्ष में बात नहीं की, तो आप सरकार में होते हुए भी आप इस चीज को लागू नहीं कर पाते। अब हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, हम संसद की तरफ क्यों भागते हैं, संसद की आवश्यकता क्यों होती है? तो लोकतंत्र जो होता है ना, लोकतंत्र को क्या कहते हैं, लोकतंत्र को या लोकतंत्र में संसद को जो है वो मंदिर कहा गया है कि लोकतंत्र का मंदिर संसद कहलाता है। प्रत्येक लोकतंत्र में एक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा होती है। जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं उनकी एक सभा, एक ग्रुप होता है। जनप्रतिनिधि की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का ये सभा प्रयोग करती है। जनप्रतिनिधि, चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब इस लोकतंत्र में सभी लोग तो शामिल हो नहीं सकते, सभी लोग फैसले नहीं कर सकते, तो क्या किया हमने, अपनी जगह अपने जनप्रतिनिधि पहुंचाए, वो जनप्रतिनिधि संसद में पहुंचे। वो संसद की जो सभा है, जिसको आप जनसभा कह रहे हैं, वो जनसभा या जिसको आप जनप्रतिनिधियों की सभा कहते हैं, उस सभा के द्वारा ही अधिकारों का प्रयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र में आप देखेंगे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो सभा है, राष्ट्रीय सभा, भारत में आप अलग अलग स्तर पर दो प्रकार से देखेंगे। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो देश में आपको संसद मिलेगी और राज्य स्तर पर आपको मिलेगी विधानसभा। ये दोनों क्या है, यहां पर दोनों जगह विधानसभा में भी जनता के द्वारा चुनकर जनप्रतिनिधि पहुंचाए गए हैं और संसद के अंदर भी जनता के द्वारा चुनकर जनप्रतिनिधि पहुंचाए गए हैं। संसद में कहां पर, लोकसभा के अंदर। अलग अलग देशों में इन जो राष्ट्रीय सभाएं हैं इनको अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कांग्रेस कह सकते हैं, नेशनल असेंबली कह सकते हैं, है ना, मजलिस कह सकते हैं, अलग अलग नाम वहां पर मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग नाम होंगे। भारत में इसको संसद कहा जाता है। यह सभा जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। जैसे संसद को कानून बनाने का अधिकार देती है, इसलिए इसे हम विधायिका भी कहते हैं ना। विधायिका कहने के पीछे बात समझ में आई कि ये कानून बनाती है, इस कारण से विधायिका कहलाएगी। संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है कि जो सरकार चलाते हैं, मतलब मान लीजिए कि 50-60 लोग मिलकर देश चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको कुछ भी करना है तो संसद में जाना होगा, वो पास करवाना होगा। अगर संसद पक्ष में नहीं है तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, सरकार चलाने वाले को भी ये नियंत्रित करेगी। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद की मंजूरी के बिना सार्वजनिक पैसे से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं निकाल सकते वहां से। तो संसद क्या करती है, एक तरीके से सरकार के ऊपर अपना कुछ धीरे धीरे नियंत्रण यहां पर स्थापित करके रखती है। तो संसद की आवश्यकता के अंतर्गत हमने ये वाली बात देखी। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रनीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। मतलब संसद में जाएंगे आप तो आसानी से यहां पर बात आप कर पाएंगे। संसद किसी भी मामले की सूचना मांग सकती है, किसी भी मामले को लेकर संसद से कह सकती है, मतलब सरकार से कह सकती है कि इसकी सूचना आप हमें उपलब्ध करवाओ और इसके बारे में हमें बताओ। तो संसद क्या होगा, एक तरीके से सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने वाली एक संस्था हो जाती है। तो देखो यहां पर हम बात करने वाले हैं संसद के 2 सदनों के बारे में। हमने अभी देखा कि संसद क्या है, फिर हमने देखा संसद की आवश्यकता क्या है, आवश्यकता के पीछे भी कारण जाना। अब हम देखेंगे संसद का रूप कैसा है। तो संसद के यहां पर हम सदनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो संसद के सदन जानने के पहले आप 2 चीजें जानिए। संसद के अंग कितने होते हैं, पहले तो ये आपसे कभी पूछ सकते हैं कि पार्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है, संसद के अंग कितने हैं। तो अंग आपसे कभी कोई पूछेगा तो आप बताएंगे 3 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसका हिस्सा होता है राष्ट्रपति, फिर आप देखेंगे इसमें लिख सकते हैं कि राज्यसभा, और फिर आप लिख सकते हैं कि लोकसभा। क्लियर बात?
अब हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक बात कर रहा है कि हम दो सदन के बारे में बात कर रहे हैं। सदन मतलब हाउस, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाउस। हाउस मतलब एक बिल्डिंग जहां पर बैठेंगे, कमरा जहां पर बैठेंगे। वो कमरे कौन से हैं, वो दो हैं। एक जगह जो लोग बैठते हैं उनको लोकसभा कहते हैं, और दूसरी जगह जो लोग बैठते हैं उनको राज्यसभा कहते हैं। कि दोनों इसलिए अलग अलग बनाए गए हैं कि यहां पर जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनका चुनकर आने का तरीका अलग है। लोकसभा के अंदर जो लोग चुनकर आते हैं वो सीधे चुनाव के द्वारा चुनकर आते हैं, और राज्यसभा के अंदर जो चुनकर आते हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। मतलब जनता ने पहले किसी को चुना और उनने फिर किसी और को चुना और वो आ गए कहां, राज्यसभा में। तो ऐसे चुनकर आने का तरीका वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है, वो राज्यसभा में आते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अंग हो जाते हैं। ये क्यों बांटे गए हैं या दो सदन क्यों रखे गए हैं, इसके पीछे अपन कारण जानने की कोशिश करेंगे। संसद जो है वो लोकतांत्रिक देशों में सबसे महत्वपूर्ण है, और ये देश उनमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है ना, महत्वपूर्ण भी है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती भी है। ठीक, दूसरी बात क्या है कि संसद के जो सदन है, यहां पर आपने क्या कर दिया कि अधिकांश देशों में दो हिस्से किए गए हैं। हिस्से किस आधार पर किए गए हैं, अधिकारों के आधार पर और भूमिका के बंटवारे के आधार पर संसद को दो भागों में बांटा गया है। अब आप पूछेंगे कि सर दो ही भाग क्यों बांटे गए, 3-4 कर देते या एक भी कर सकते थे, ऐसा सवाल उठेगा कि नहीं उठ रहा है? तो सवाल उठेगा आपका। तो सवाल का मान लीजिए कि यहां पर बोले कि दो अधिकार कर दिए गए, तो सवाल ऐसा आएगा कि दो बांटे गए हैं, एक को लोकसभा कहा गया है और एक को राज्यसभा कहा गया, ऐसे नाम यहां कह रहे हैं। इन सदनों को चैम्बर भी कहते हैं। तो ये सदन बांटने के पीछे कारण क्या है, तो आप कभी रोड पर जाते हैं, ऐसा रोड आपने देखा होगा, ऐसे चले जाते हैं गाड़ी दौड़ाते हुए। जब ये आप गाड़ी दौड़ाते हुए जाते हैं तो यहां पर कभी कभी आपको ऐसा एक स्पीड ब्रेकर मिल जाता है, मिलता है कि नहीं, पर एक कभी कभी ऐसा मिल जाता है। स्पीड ब्रेकर काम क्या करता है आपसे अगर पूछ ले तो, अगर आप स्पीड ब्रेकर क्यों बनाया जाता है, आप अनियंत्रित होकर ना चलें। जैसे ही आपने पहुंचा कि यार अपनी गाड़ी तो 100 पहुंच गई, तब तक ब्रेकर आ गया, फिर ब्रेक लगाना, फिर आप आराम से 40 आ गए, जब तक 100 पहुंचे 120 पहुंचे फिर ब्रेकर आ गया। सिटी के अंदर ज्यादा बनाते हैं, आप अनियंत्रित होकर ना चल पाए। तो दो सदन बनाने के पीछे कारण क्या है, जनता के द्वारा चुनकर जो आया गया सदन क्या है। यहां पर पहले देख लेते हैं कि दो सदन है, पहला और दूसरा। पहले सदन को कहा गया है कि क्या, सीधे जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता की ओर से उनके अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सदन को आप कह सकते हैं, भारत जैसे देश में यह कहलाएगा क्या, इसको कहेंगे लोकसभा। दूसरा सदन है जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाएगा। इनका कार्य विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों और संघीय इकाइयों में उनके हितों की निगरानी करना है। तो ऐसे सदन को आप कह सकते हैं कि सर ये तो राज्यसभा जैसा लग रहा है, ये राज्यसभा हो जाएगा। मतलब आपको दोनों सदन समझ में आए कि एक जनता के द्वारा सीधा चुनकर चुनाव होगा, वहां के मेंबरों का सीधा चुनाव होगा, वो लोकसभा होगा, और जहां पर सीधा चुनाव नहीं होगा, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव होगा, उसको राज्यसभा कहेंगे। अब जो जनता के द्वारा चुनकर आए हैं, मान लीजिए यहां अपनी संख्या बहुत हो गई तो अपन तो कुछ भी काम करें, जो भी करना हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कोई कानून बनवाना तो आपको पहले सदन से पास करवाना पड़ेगा, दूसरे सदन से पास करवाना पड़ेगा, फिर आपको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे, तब जाकर वो क्या हो पाएगा, कानून बन पाएगा। तो अब क्या है, आप मनमाने तरीके से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब दौड़ा दो, ये क्या करेगा, ब्रेकर अब थाम जा, थोड़ी पास नहीं होने देंगे, तो राज्यसभा क्या हो जाएगी, आपको नियंत्रित करेगी। किसको, लोकसभा को नियंत्रित करने का काम करेगी, पहली बात। दूसरी बात, दो सदन बनाने के पीछे चाय पी है आपने, सही, आपने कुल्हड़ देखा होगा, ऐसा बना रहता है कुछ, है ना, पी चाय कि नहीं, चाय तो पी होगी सबने, यहां तो दुकान पे ऐसी भरी रहती है चाय। अब ये चाय जब आपके पास छानकर आती है तो इसको आप देखते होंगे कि छानने वाला व्यक्ति 2-3 छन्नियां लगा देता होगा ऐसी, है ना। ये जो आप छन्नी देखते होंगे यहां पर, ऐसे मैं बना दूं, छन्नी आपने देखी होगी जिससे चाय टपक टपक कर बूंद बूंद के रूप में ऐसे यहां पर आ रही है। तो इस छन्नी में कई बार वो क्या करता है, 2 छन्नियां लगा देता है, आपको पता होगा, ऐसे 2 छन्नियां लगा देगा। 2 छन्नी क्यों लगाता है, 2 छन्नी लगाने के पीछे कारण क्या है, 2 छन्नी लगाने के पीछे कारण यह है कि जब आप चाय डालेंगे तो चाय पत्ती, अदरक, इलायची सीधा आपके कप में ना जाए। आप मान लीजिए कि चाय आपकी मम्मी ने बनाई और आप बोले कि मम्मी चाय पीना है, बड़ा सर दर्द कर रहा है, चाय पिला दूं। तो मम्मी जिसमें चाय उबाल रही थी उसमें से ऐसे भर दी, और आपने जैसे ये घूंट ऐसा किया, उसमें चाय पत्ती आ गई, फिर आपने ऐसा किया, फिर आपने किया अदरक आ गया, फिर तो क्या है, आपको चाय का मजा आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे ही अगर कोई कानून जिस पर कोई बहस ना हुई हो, बातचीत ना हुई हो, ऐसे ही कुछ चीजें आ जाएं, मतलब चाय पत्ती जरूरी है लेकिन उसका रस जरूरी है, चाय पत्ती जरूरी नहीं है चाय पीने के दौरान। तो
अब क्या हो कि अगर कोई कानून हमारे लिए आ रहा है तो उसका सारा सार ले लिया जाए, ऐसा नहीं कच्चा पीला सब चिट्ठा सामने आ जाए तो हम उसको छांटते रहेंगे, ये गलत आ गया, ये सही आ गया, ये गलत आ गया। तो कानून भी कैसा हो, ऐसा छन कर आपके सामने आए, आप जब उसका उपयोग करें तो छना छनाए उपयोग, मतलब उसमें गलतियां कम हो, अशुद्धियां कम हो, उसमें जो खराबी वाली चीज है वो भी कम हो। तो क्या होगा कि आपने कोई कानून बनाना है तो पहले सदन में गए, यहां पर चर्चा हुई, यहां पर मतदान हुआ, फिर दूसरे सदन में गए, यहां पर चर्चा हुई, यहां पर मतदान हुआ। अब दोनों जगह अलग अलग चर्चा, अलग अलग मतदान होगा तो दोनों जगह के लोग कुछ ना कुछ कमियां उसकी पकड़ लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे, उस पर बात हो जाएगी, सारी कमियों को निकाल दिया जाएगा। तो समझ में आई बात कि भाई दो सदन बनाने के पीछे कारण क्या है, क्लियर। तो दोनों सदनों को चैम्बर कहा गया है, पहला चैम्बर देखा हमने और दूसरे चैम्बर पर भी हमने बात करी। हमारे देश में दो सदन हैं, ये हमने देखा हुआ था, एक को राज्यसभा कहा, एक को लोकसभा कहा। राज्यसभा को एक और नाम देते हैं हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि यहां पर ना राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां के चुनाव में वोट कौन डालता है, MLA, जिसको आप क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। इन विधायकों के द्वारा इनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इस कारण से इसको क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल, सामान्य नागरिकों का सदन कहलाता है, निचला सदन भी इसको कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इस पर जनता मत देती है, जनता के द्वारा लोगों को चुना जाता है। इसको ऊपरी सदन कहा जाता है, इसको निचला सदन कहा जाता है, ठीक है। इसको स्थायी सदन कहा जाता है, क्या स्थायी, और इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। क्लियर बात, मतलब अब आपको बात समझ में आई कि राज्यसभा को हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट कहेंगे, अपर हाउस भी कहेंगे, मतलब कि ऊपरी सदन भी कहेंगे और स्थायी सदन भी कहेंगे। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहेंगे, निचला सदन कहेंगे, अस्थायी सदन कहेंगे। ये अंगों पर हमने चर्चा कर ली, क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होगी, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता। संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं, जबकि वो दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के बारे में पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा है, तो लोकसभा का चुनाव कैसे होता है आप पढ़ चुके हैं, आपको पता है। दोबारा से मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, क्या है, क्या बताने की जरूरत है कि आपको जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, आप पढ़ चुके हैं। दोनों सदनों के गठन में क्या अंतर है ये भी देख चुके हैं, एक जनता के द्वारा, एक जनता के इनडायरेक्टली जनता के द्वारा, ये हमने बातें करी हैं। कुछ सवाल लेते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, कि जैसे कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, संसद के अंदर कितनी है, तो आप बताएंगे लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है। आपको बताया जा चुका है, आपको पता है। सदस्यों को कौन चुनता है, लोकसभा के सदस्यों को कौन चुनेगा, राज्यसभा वाले को कौन चुनेगा, कार्यकाल कितना होगा ये भी आपको पता है, एक जगह का 5 साल, एक जगह का 6 साल। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है, तो आपको यह भी पता है कि कौन सा सदन स्थायी है और कौन सा सदन भंग हो सकता है। ये सारी चीजें हम पिछले अध्यायों के अंदर पढ़ चुके हैं और आपको एक एक चीज पता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको नहीं पता है। ऐसा कुछ है कि आपको इसमें कुछ डाउट है, आप नहीं कर पाएंगे, बताइए है क्या डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोकसभा बनाम राज्यसभा के बारे में, मतलब दोनों के बीच में जो संघर्ष चलता है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। राज्यसभा जिसको आप अपर हाउस, लोकसभा जिसको आप लोअर हाउस कहते हैं, इन दोनों के जो नाम दिए गए हैं, एक को अपर एक को लोअर, ये जो नाम है इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यसभा ज्यादा प्रभावशाली है। यह बोलचाल की एक पुरानी परंपरा है। हमारे संविधान में भाषा का इस्तेमाल मतलब हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है कि किसको अपर कहेंगे किसको लोअर कहेंगे। अब आप देख लीजिए, ये लाल कलर का है तो लाल मतलब राज्यसभा हो गई और हरा मतलब लोकसभा हो गई, आप याद रखेंगे। भविष्य में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई हरी चटाई कहां बिछी है, लाल चटाई कहां बिछी है, ग्रीन कारपेट हाउस कौन सा है और रेड कारपेट हाउस कौन सा है, आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा सवाल पूछेंगे और जवाब की अभिलाषा भी आपसे रहेगी। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, कुछ पावर उसको दी गई है। अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास होता है। जैसे अगर हम सामान्य कानून की बात करें तो दोनों सदनों से जाना होगा, मतलब आप लोकसभा भी जाएंगे, कैसे कि आप लोकसभा जाएंगे, फिर आप राज्यसभा जाएंगे, फिर आप राष्ट्रपति जाएंगे। यह तरीका सामान्य कानून में होगा, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। मतभेद अगर हो गया है आप में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो गया तो क्या करेंगे? लोकसभा को राज्यसभा के साथ बैठा देंगे, मतलब दोनों को एक साथ बैठा देंगे और ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो इसको क्या कह देंगे? इसको संयुक्त बैठक कह दिया जाएगा। क्या कह देंगे? संयुक्त बैठक इसको कह दिया जाएगा। क्लियर बात? संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आती है, हमको अनुच्छेद नहीं पढ़ना, फिर भी क्या हो जाएगी? इसको संयुक्त बैठक कह दिया जाएगा। क्लियर?
पैसे के मसलों पर अगर बात करें, पैसे के मामले जैसे बजट का मामला आ गया, फाइनेंस बिल का मामला आ गया, है ना, मनी बिल का मामला आ गया, इन सब मामलों में राज्यसभा के पास अधिकार नहीं है। अधिकार है तो कितने दिन का? सिर्फ 14 दिन का अधिकार है। विद इन 14 डेज, 14 दिन के भीतर जो करना है वो कर लीजिए, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 14 दिन बीतने के बाद उस चीज को अपने आप स्वतः ही पारित माना जाएगा, अगर वो मामला बजट का है, अगर वो मामला पैसे या वित्त से जुड़ा हुआ है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति या बहुमत दल का जो व्यक्ति होता है या नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है ना, उसी के पास अधिकार होता है कि वो प्रधानमंत्री बन पाए, भले वो राज्यसभा का मेंबर हो, भले वो लोकसभा का मेंबर हो या कहीं का भी ना हो, है ना। वो मंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा। प्रधानमंत्री बने या मंत्री बने, उसके 6 महीने के भीतर क्या होगा, उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब लोकसभा का एक दिन हम देखते हैं। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करते हैं कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन की कार्यवाही के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करते हैं। अपनी कक्षा में आप इसका अभिनय कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। अगर आप कलाकार हैं तो बिल्कुल करिए, अपनी प्रतिभाओं को निखारते रहिए, प्रतिभा को दबाना नहीं है। आप मिमिक्री करते हैं तो कभी कभी करिए, इससे थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होता है। आप क्या करेंगे कि थोड़ा खून भी बढ़ेगा ना, थोड़ा रिफ्रेशमेंट, दिमाग पर लोड भी, तो खेल भी खेलना है, पढ़ना भी है। पढ़ने के साथ हमको किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, मन भी अच्छा रखना है। तो लोकसभा की कार्यवाही हम देखते हैं 7 दिसंबर की। इसमें सबसे पहले 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 25 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे, क्या प्रश्न शामिल थे कि कश्मीर के आतंकवादी समूहों से जो आपकी बातचीत चल रही है उसके बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा भी आप बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। मतलब देश के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने रखे और मंत्रियों ने उसके जवाब दिए। मतलब हमें समझ में आया कि स्टार्टिंग कैसे होती है। जो 11 बजे का समय है वहां प्रश्न पूछने के साथ होती है, प्रश्न पूछने के साथ मंत्री क्या करता है, उसका जवाब देता है। अब 12 बजे का समय, एक घंटा पूछ लिया प्रश्न। 12 बजे क्या होगा, ढेर सारी सरकारी दस्तावेज पर चर्चा के लिए पेश होंगे। इन दस्तावेजों में हम अगर बात करें जैसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में नियुक्ति के नियम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर में मतलब क्या उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम, मतलब आपको यहां पर समझ गया सुरक्षा, शिक्षा और व्यापार, मतलब कि देश की हर एक चीज के संबंधी दस्तावेज संसद में पेश किए जाएंगे। लगभग 12 बजे ये पेश हुए। 12:02 पर क्या हुआ, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को दोबारा से जीवित करने की बात की। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को अनुदान की जरूरत है, इससे और भला वहां पर हो पाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 24 के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। मतलब सरकार के द्वारा किए जा रहे हर कामों का स्पष्टीकरण भी इनको यहां पर देना पड़ता है। अब बात करेंगे 12:14 की। आप देखें 14 मिनट, कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया। जैसे इनमें से क्या है, टहल का मामला हो गया कि नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में CBI का प्रतिशोधात्मक रवैया क्यों है, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को भी जोड़ा जाए, आंध्र प्रदेश के किसान और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीनीकरण की आवश्यकता है। तो सभी मुद्दों को यहां पर उठाया, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके ऊपर यहां पर चर्चा होगी, उनको रखा जाएगा। 12:26 पर क्या हुआ, सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया, जैसे प्रतिभूति कानून विधेयक और प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन संशोधन विधेयक। इनको क्या कर दिया गया, पास। तो यह भी समझ में आया कि कोई विधेयक आता है उस पर मतदान करवाना भी संसद का काम है, तो लोकसभा में यह पास हो गया 12:26 पर। 4 बजे क्या हुआ, इसके बाद कई सारी चीजों पर चर्चा चलती रही होगी। 12:24 के बाद 4 बजे क्या हुआ, आखिर में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर एक लंबी चर्चा हुई। सबने अपने वक्तव्य दिए, सबने अपनी बातें बताई, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी बातें वहां पर रखी गई। 5:17 पर चर्चा समाप्त हुई और सदन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब सदन क्या होगा कि अब उसको अगले दिन, मतलब जैसे आपका स्कूल होता ना, 11 बजे लग गया, इनका 11 बजे से 5:17 तक चला।
अब यहां पर 5:17 पर इन्होंने क्या कर दिया, 5:17 पर इन्होंने क्या कर दिया कि भाई स्थगित हो गया, मतलब आपकी छुट्टी हो गई। छुट्टी कब तक होगी, कल सुबह तक के लिए हो गई। तो इनकी भी छुट्टी कब तक होगी, कल सुबह तक के लिए होगी। आपकी समर वेकेशन नहीं आई है, गर्मियों की छुट्टी नहीं आई है कि आप 2 महीने ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा इनका भी नहीं है, बोले कल सुबह फिर से आइए 11 बजे, फिर मिलते हैं नए सवालों और नए जवाबों के साथ। तो ये लोकसभा के एक दिन की कैसी कार्यवाही थी उसके ऊपर हमने चर्चा करी। तो यहां पर आपको लोकसभा बनाम राज्यसभा के बारे में कुछ बातें समझ में आई होंगी, ताकतवर कौन है ये स्थिति भी स्पष्ट हो गई होगी। अब बात करेंगे राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के बारे में, हम देखने वाले हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से हो सकते हैं, एक को आप राजनीतिक कार्यपालिका कह सकते हैं, दूसरे को आप स्थायी कार्यपालिका कह सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जिसको आप अस्थायी कहते हैं, और स्थायी कार्यपालिका जिसको आप प्रशासनिक या प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। तो कार्यपालिका कहलाती क्या है, खास तौर पर जो कार्य करने वाले लोग होते हैं उनको आप कार्यपालिका कह सकते हैं। स्थायी कार्यपालिका जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं खास अवधि के लिए, जिनको आप नेता या जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक के रूप में, मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो व्यक्ति चुने जाते हैं या जिनको नियुक्त किया जाता है वो लंबे समय के लिए होते हैं, उनको आप प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ये स्थायी कार्यपालिका भी कहती है, इसको स्थायी सरकार भी कहा जाता है। ये नौकर पेशा या नौकरशाह जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में क्या संबंध होता है, तो सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बाद वे अपने पदों पर बने रहते हैं। कौन, प्रशासनिक अधिकारी। क्या है, नेता तो बदलता रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी लंबे समय के लिए। तो देश क्या है, उसी गति से चलता रहेगा। देश की गति में, मतलब सरकार बदलने में, नेता के बदलने में, देश की गति पर कोई किसी प्रकार का कोई विराम नहीं आता है। वे अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, रोजमर्रा के प्रशासन में सहायता करते हैं। ये यहां पर चलता रहता है कि भाई ऐसा काम यहां पर होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक सवाल बात करेंगे पिछले वीडियो से, क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मसले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? तो आप बता सकते हैं कि भाई राजनीतिक कार्यपालिका ने निर्णय लिया था और जो आपकी गैर राजनीतिक कार्यपालिका ने उससे हस्ताक्षर किया था और लागू करवाया था। यह भूमिका यहां पर आपकी बनती है। ऐसी भूमिका आप यहां पर बता सकते हैं कि यह भूमिका यहां पर रही होगी। अब सवाल आप पूछें, क्या सवाल हम पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालिका को गैर राजनीतिक कार्यपालिका से ज्यादा अधिकार क्यों दिए गए हैं, ये ज्यादा ताकतवर क्यों है राजनीतिक कार्यपालिका, जबकि गैर राजनीतिक कार्यपालिका लंबे समय के लिए ताकतवर क्यों नहीं है। मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होते हैं। इन सवालों के जवाब अब हम जानने की कोशिश करेंगे आगे कि भाई कैसे इनके मंत्री जो है वो कैसे नौकरशाह से ज्यादा ताकतवर कैसे है या उससे ज्यादा प्रभावशाली कैसे है। तो ये सारी बातें हम यहां पर जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखो, अब यहां बात करने वाले कि नौकरशाह जो होते हैं, पहले सबसे पहले बात तो हम ये जान लें कि नौकरशाह कौन है। हमने अभी बात करी थी कि भाई मंत्रियों से ज्यादा अनुभव नौकरशाहों को होता है, फिर भी मंत्रियों को या प्रधानमंत्री को ताकत ज्यादा दी गई है। तो नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं और उससे विषय की जानकारी भी ज्यादा होती है। हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था, तो पिछली स्लाइड में हमने ताकत के बारे में बात की थी कि ताकत जो है वो किसके पास ज्यादा थी। तो हमारे पास 2 प्रकार के व्यक्ति थे। कैसे, एक को आप राजनेता कह देंगे। राजनेता कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब कुछ आ गए, ठीक। और दूसरे क्या हो गए, ताकत के मामले में हमने देखा नौकरशाह हो गए। अब ये इस कारण से हम लिख रहे हैं चूंकि हमने 2 प्रकार की कार्यपालिकाओं के बारे में बात की थी। एक राजनीतिक कार्यपालिका जो जिसमें राजनीति से आने वाले लोग थे, और दूसरी थी इसको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। स्थायी कार्यपालिका जिसमें नौकरशाह होते हैं, इसको क्या दी गई थी, ताकत कम दी गई थी, इनके पास कम थी और इनके पास ज्यादा थी। और ऐसा देने के पीछे कारण क्या था, हमने कुछ सवाल करे थे, उनका जवाब हम ले रहे हैं। जबकि आप देखें कि नौकरशाह जो है वो शिक्षित ज्यादा है और उसे विषय की जानकारी ज्यादा है, महारत ज्यादा हासिल है उन्हें अपने सब्जेक्ट में। आप उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्रालय को ले लीजिए, यहां पर काम करने वाले जो सलाहकार होते हैं उन्हें मंत्री से ज्यादा अर्थशास्त्र की जानकारी होती है, वो मंत्री से अधिक जानकारी रखते हैं। लेकिन फिर भी फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं, मंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। मंत्रियों को अपने अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी भी बहुत कम होती है। ऐसा केवल वित्त मंत्रालय के अंदर नहीं है, लगभग सभी मंत्रालयों में ऐसा होता है, चाहे रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आप किसी में बात करें, खान में, किसी में भी बात करें, हर एक मंत्री की दशा ऐसी होती है। फिर सवाल आता है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार आप मंत्रियों को क्यों देते हैं, उनके पास ऐसा अधिकार क्यों होता है।
ये अधिकार आप नौकरशाह को भी तो दे सकते हैं जब उसके पास ज्ञान ज्यादा है। तो हर बार ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं होगा, ज्ञान जरूरी है, लेकिन आपको लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षाएं भी याद रखनी होंगी। तो केवल ज्ञान क्या, चूंकि आपको केवल एक चीज का ज्ञान है और उसको जो नेता आया है उसको समाज का भी ज्ञान है, थोड़ी सा आपका भी ज्ञान है, थोड़ी सा इनका भी ज्ञान है, वो मिला जुला कर फैसला करता है ना। तो वही बात हम यहां पर जो सवाल किया गया कि अंतिम निर्णय करने का फैसला या अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों दिया गया है। इसमें देखें आप, लोकतंत्र और लोगों की इच्छा, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों की इच्छा जो है वो सर्वोपरि होती है। सर्वोपरि का मतलब क्या है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों की इच्छा को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। और लोकतंत्र को आप कहते हैं कि जनता के द्वारा चुनकर जो प्रतिनिधि आते हैं वो क्या होंगे, वो ही शासन चलाएंगे। और ये मंत्री भी क्या है, ये मंत्री कुछ इस प्रकार से हैं जिनका चुनाव लोगों के द्वारा किया गया है। आप बोलेंगे सर मंत्री का तो चुनाव करते नहीं है, तो विधायक सांसद चुने गए हैं तभी तो आप मंत्री बन पाएंगे। तो ये मंत्री क्या है, जनता के द्वारा चुनकर गए हैं या जनता के जनप्रतिनिधि हैं। इस कारण से लोगों की इच्छा लागू करने का अधिकार किसका होता है, इन मंत्रियों का, इन जनप्रतिनिधियों का होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिम्मेदारी भी इन मंत्रियों की होगी। मतलब कोई फैसला अच्छा हो गया तब भी जिम्मेदारी मंत्री की, खराब हो गया तब भी जिम्मेदारी मंत्री की। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है, मतलब अंतिम निर्णय मंत्रियों के द्वारा ही लिया जाता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है ना, कि जो क्या ढांचा होगा, क्या उद्देश्य होंगे, ये सब कुछ मंत्री के द्वारा तय किया जाएगा। जिसमें नीतिगत फैसले करने हैं उनका ढांचा मंत्रियों के द्वारा बनाया जाएगा। किसी से भी अपने मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब आप किसी मंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने मंत्रालय का विशेषज्ञ है। फिर वो क्या करता है, तो वो विशेषज्ञों की सलाह लेता है, उस सलाह के आधार पर अपना काम करता है, उसके आधार पर वो आगे बढ़ता है, अपनी राय रखता है जो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग भी होती है। कई सारे विशेषज्ञ होंगे, वित्त मंत्रालय में देख लीजिए कम से कम 10 विशेषज्ञ होंगे, 10 की राय एक सी नहीं होगी, अलग अलग होगी। सबकी राय वो सुनेगा और अपने उद्देश्यों के मुताबिक वो निर्णय करेगा कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से उसके द्वारा यहां पर क्या कर दिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसा करना किसका काम होता है, मंत्री का काम होता है। विशेषज्ञ तो अपने विषय का महारथी होता है। दरअसल हर बड़े संगठन में इसी प्रकार से काम होता है कि उनके नेता के कुछ सलाहकार या कुछ विशेषज्ञ होते हैं, वो विशेषज्ञ सलाह देते हैं, फिर निर्णय लिया जाता है। जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं वो ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, विशेषज्ञ नहीं लेते। तो मंत्री क्या है, मंत्री पूरे मामले को, मतलब क्या हो गया, विशेषता को और देश को भली भांति समझते हैं। जब देश को भली भांति समझेंगे तो फैसले लेने का अधिकार भी किनके पास आ जाएगा, मंत्रियों के पास आ जाएगा। विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं कि इस रास्ते पर चलने पर आपको अच्छे से आप वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो फैसला नहीं करेंगे कि आपके ऊपर है आपको क्या चुनना। चूंकि जनप्रतिनिधि कौन है, विशेषज्ञ जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि मंत्री है या सांसद विधायक है। व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति ही मंजिल के बारे में फैसला करता है, वही फैसला कर सकता है। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाला व्यक्ति की भूमिका निभाता है। वो व्यापक नजरिए वाला व्यक्ति होता है, इस कारण से उसको क्या करते हैं, फैसला लेने का अधिकार देते हैं। अब हमने मंत्री की बात करी तो हम मंत्रियों के प्रमुख और मंत्रियों के समूह की बात करने वाले हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के ऊपर आगे की चर्चा होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स काउंसिल के ऊपर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है, तो प्रधानमंत्रियों की फोटो आप देखकर यहां पर समझ गए होंगे कि हम किन प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना। तो भारत में अगर किसी भी लोकतंत्र में ना, भारत की बात करें या किसी भी लोकतंत्र की आप बात करते हैं, तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पद क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। तो और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था भी आप बोलोगे यार एक आदमी, अरे उसके पीछे कई सारे लोग काम करते हैं ना। पीएमओ कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो प्रधानमंत्री का एक ऑफिस होता है ना, तो उसमें कई सारे, तो एक महत्वपूर्ण संस्था भी होती है। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। इसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव किसका होगा, तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कैसे होगा, पहले होगा सांसद का चुनाव। कहाँ के सांसद का चुनाव होगा, लोकसभा के। कहाँ के, लोकसभा के। फिर ये सांसद अपना नेता चुनेंगे और वो नेता क्या बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये प्रधानमंत्री बनने का तरीका होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, अगर वो बहुमत दल का नेता होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति कर दी गई। तो अब सवाल आता है कि जब राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा तो क्या वो किसी को भी नियुक्त कर सकता है, जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर दे। क्या राष्ट्रपति किसी को भी नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। बहुमत का मतलब क्या होता है, यहां पर जो बहुमत आया, तो बहुमत कहां पर चाहिए है, बहुमत की बात की जा रही है लोकसभा में। तो
अगर हम लोकसभा की आज की बात करें तो यहां पर 543 सीट्स हैं। बहुमत का मतलब क्या है? बहुमत का मतलब है 50% प्लस। 50% प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? 272 या उससे ज्यादा आपको चाहिए है। अगर इतने सांसदों ने लिखकर आपको क्या कर दिया है? समर्थन कर दिया है, या इतने लोगों का आपको समर्थन प्राप्त है, तो आप क्या बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जो कुर्सी खाली बैठी है यहां पर क्या बनकर बैठ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर बनकर आप बैठ जाएंगे। तो ये तो हो गई बहुमत वाली बात। लेकिन अगर किसी को बहुमत प्राप्त नहीं है, उस स्थिति में क्या करेंगे? मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है, किसी को बहुमत ना हो, तो ना किसी पार्टी को, ना किसी गठबंधन को, किसी को बहुमत नहीं है। उस स्थिति में जो सदन में बहुमत हासिल कर लेगा, इस संभावना पर उसकी प्रधानमंत्री में नियुक्ति होगी। कैसा? कि जो व्यक्ति सदन में जाने के बाद 272 प्लस का आंकड़ा टच कर लेगा या बहुमत हासिल कर लेगा, उसको क्या करेंगे? उसको प्रधानमंत्री के तौर पर उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी। व्यवस्था यहां पर की गई। अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का ना तो कोई कार्यकाल होता है, ना ही कोई योग्यता होती है। टर्म ऑफ ऑफिस जो है, जब तक पार्टी या गठबंधन का वो नेता है, जब तक उसको समर्थन प्राप्त है लोकसभा में, जब तक उसके पास बहुमत है, तब तक वो क्या है? उसका कार्यकाल है। अधिकतम कितना हो सकता है? तो एक बार में 5 वर्ष तक आप रह सकते हैं अधिकतम, बस इससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो सामान्य तौर पर कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। योग्यता क्या होगी? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना आवश्यक है। अब आप बहुमत दल के नेता हो रहे हैं, जब आप नेता बन रहे हैं तो आप संसद सदस्य हैं या नहीं है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। अगर आप संसद के सदस्य नहीं है ना, आप संसद के सदस्य नहीं है और नेता चुन लिए गए, तो फिर आपको क्या बोला जाएगा? 6 माह के भीतर आप संसद के लोकसभा या राज्यसभा कहीं का भी एक सदस्य आप बन जाइए। अगर आप बन जाएंगे तो फिर आप क्या कर पाएंगे? प्रधानमंत्री के पद पर अपने आप को जारी रख पाएंगे, अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित कर पाएंगे। क्लियर? अब दूसरी बात यह आती है कि हमने सर अभी बात करी थी कि किसी को बहुमत हासिल ना हो और संभावना बताइए कि वही वो बहुमत हासिल कर ले, तो इसका कैसे पता चलेगा? तो जब किसी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है तो किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हैं, इस संभावना पर कि वो बहुमत को हासिल कर लेगा। कैसे करेगा? तो जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसको एक समय दिया जाएगा, उस निश्चित समय के भीतर उसको बहुमत को हासिल करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो उसको अपने पद से त्याग करना पड़ेगा, त्याग पत्र देकर आगे जाना होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर, चूंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई, तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये मंत्री प्रधानमंत्री की पार्टी या गठबंधन के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है। मतलब स्वतंत्र का मतलब क्या है? कि वो मंत्री कहीं से भी ला सकता है। अपनी पार्टी का हो सकता है, विपक्षी पार्टी का हो सकता है, या कहीं बाहर से हो सकता है। जहां से चाहे वहां से वो इनको ला सकता है ना। विपक्षी पार्टी का हो सकता है, वो जहां से चाहे वहां से सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इनकी नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है। मंत्री बनने के लिए शर्त क्या है? तो मंत्री बनने के लिए जो शर्त है वो संसद का सदस्य हो। अगर नहीं है तो 6 माह में संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ले ले। ये वाली बात प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू होती है कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो संसद के सदस्य नहीं है, कोई बात नहीं है, 6 माह के भीतर आपको संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। तब फिर आप क्या कर पाएंगे? अपने पद पर लगातार बने रह पाएंगे। मंत्रिपरिषद के बारे में बात करें। मंत्रिपरिषद क्या है? सारे मंत्रियों का समूह जो होता है उसको आप मंत्रिपरिषद कहते हैं। 60 से 80 मंत्री जो होते हैं उनको आप मिलाकर क्या कह सकते हैं? वो आपको क्या कहलाएंगे? उनको मंत्रियों का समूह कहते हैं। ऐसे ही बात करते हैं तो कई प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। कैबिनेट मंत्री का मतलब जो प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता, सीनियर और प्रभावशाली नेताओं को इस पर बैठाया जाता है। 25 के आसपास मंत्रियों की संख्या होती है। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या लगभग 25 के आसपास होती है। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर सारे फैसले लेने का काम कैबिनेट मंत्री करते हैं। ये आप देख रहे हैं, नेहरू मंत्रिमंडल में जाने के लिए लोग ताका झांकी कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तो छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, विशेष रूप से आमंत्रित होने पर कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए इनका पद बनाया गया है। ये राज्य कैबिनेट मंत्री को सहायता करते हैं। तो आपके पास 3 प्रकार के मंत्री आ गए। कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। ये 3 मंत्रियों की कैटेगरी आपको देखने को यहां पर मिली। अब मंत्रियों की जो बैठक होती है उसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तीनों बैठ सकते हैं। तभी तो इसको आप क्या कहेंगे? मंत्रियों की बैठक को आप क्या कह सकते हैं? मंत्रिमंडल की बैठक कह सकते हैं ना।
इसको क्या कह सकते हैं, ये मंत्रिमंडल की बैठक कहला सकती है। तो ये मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें मंत्री सारे शामिल होने चाहिए, क्योंकि मंत्री परिषद की बैठक है या मंत्रिमंडल की बैठक है, उसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री सभी। क्या व्यवहारिक तौर पर ये आसान कार्य हो, किसी चर्चा करनी है और 80-85 लोग बैठे हैं, डिस्कशन करके हम कंक्लूजन तुरंत नहीं निकाल पाएंगे, हम एक मुद्दे पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम एक निर्णय लेने में थोड़ी हमें तकलीफ होगी। तो बैठक, अगर सबकी बैठक व्यवहार आप करें तो व्यवहारिक रूप से चर्चा उस पर नहीं हो पाएगी। तो इनकी जगह बैठक कौन कर देता है, तो इनकी जगह बैठक कैबिनेट कर देती है। तो बैठकें क्या कहलाती है, इसी कारण से उसको कैबिनेट की बैठक कहते हैं। इसी जगह, इसी कारण से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, कि सरकार क्या है, कैबिनेट के हिसाब से चलती है, इस कारण से उसको सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है, इसमें एक टीम के तरीके से काम करेगी। टीम मतलब आप समझ रहे हैं कि सभी लोग साथ में होंगे, जितने भी टीम में खिलाड़ी हैं सभी साथ में होंगे। आपका मन करे काम करने का, ना करे काम करना पड़ेगा, और काम की आप आलोचना नहीं कर पाएंगे, सभी लोग इसमें शामिल होंगे। सभी की राय ली जाएगी, सभी की राय समान भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। सभी की समान हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, अलग अलग हो सकती है, मिलती जुलती हो सकती है। सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, सबको कैबिनेट का फैसला मानना पड़ता है। कोई भी मंत्री सार्वजनिक रूप से खुलेआम इसकी आलोचना नहीं करेगा, जिसकी बैठक में फैसला लिया गया है या कैबिनेट की बैठक में जिसका निर्णय लिया गया है कि भाई हम आगे जाकर ऐसा करेंगे। अब यहां पर बात करेंगे कि हर मंत्रालय, मंत्री का अपना एक सचिव होता है, हर मंत्रालय का अपना एक सचिव होता है, और सचिव आमतौर पर कौन होते हैं, नौकरशाह होते हैं। नौकरशाह वही जिनको हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जिन्हें अपने विषय में, ज्ञान में महारत हासिल होता है, ज्ञानी होते हैं, और यही लोग मंत्रियों की या मंत्रालयों के सलाहकार की भूमिका भी अदा करते हैं। ये मंत्रियों को फैसला करने के लिए जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, उनको फैसला करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं ना। क्या करते हैं बच्चों, तो इनको मदद करते हैं कि भाई कैसे आप इनको सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। अब बात आती है कि यार ये काम कैसे करते होंगे। मंत्रियों का तो हमने देख लिया कि टीम के तरीके से काम करेंगे, नौकरशाह कैसे काम करेंगे, तो ये भी टीम के तरीके से काम करेंगे। तो हमने क्या लिख लिया, टीम। टीम समझते ना, आप लोग भी खेलते होंगे। तो टीम क्या हो गई, दो प्रकार की टीम हो गई, एक तो कैबिनेट की हो गई और एक सचिवालय की हो गई। कैबिनेट जिसमें यही टीम काम करती है, जिसमें मंत्री होते हैं, ये कैबिनेट की टीम जो टीम के रूप में काम करती है। इनको सहायता देने के लिए एक सचिवालय होता है, और इसमें वरिष्ठ नौकरशाहों को भी शामिल करते हैं। यह टीम के रूप में कैबिनेट और मंत्रियों की सहायता करती है, उनको निर्णय लेने में मदद करती है। इसमें कई सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी रखा जाता है। अब बात करेंगे हम प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में। चूंकि हमने अभी पर क्या कर लिया, यहां पर नौकरशाहों के बारे में जान लिया, हमने कैबिनेट के बारे में जान लिया, और दोनों की टीमों के बारे में जान लिया। तो हम बात करने वाले यहां पर मंत्रियों के अधिकार के बारे, प्रधानमंत्री के अधिकार के बारे में, पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करेंगे। संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के अधिकारों का और उनका एक दूसरे से क्या संबंध है, ये बिल्कुल बताया नहीं गया है, स्पष्ट तरीके से बताया नहीं गया। थोड़ी बहुत बात की गई है, क्लियरली नहीं बताया गया है, स्पष्ट तरीके से नहीं बताया गया है। प्रधानमंत्री जो होता है उसको व्यापक अधिकार दिए गए हैं। व्यापक का मतलब क्या है, उसको बहुत अधिकार दिए गए हैं, उसके पास ज्यादा अधिकार है। ये कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, उनको आपस में जोड़कर आगे बढ़ाता है। तो ये काम प्रधानमंत्री के होते हैं। विभागों में अगर विवाद हो गए हैं, मतलब दो अलग अलग विभाग है, रक्षा में और शिक्षा में विवाद हो गया है, तो क्या होगा, विवादों में उसका निर्णय क्या होगा, अंतिम माना जाएगा। किसका, प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाएगा। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करेगा। सारे मंत्री जो है उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण कर सकता है, पुनर्वितरण कर सकता है। वह किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर भी सकता है, उसके पास बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। अब इस बात को कैसे समझेंगे, समझ में आई बात क्या है। मान लीजिए कि पूरा मंत्रिमंडल क्या है, 60 से 80 मेंबर है इसमें, और कोई एक मंत्री ने त्यागपत्र दिया, तो कितनी सीट खाली हुई। मान लीजिए कि 70 थे तो एक मंत्री गए, तो कितने, 69 है, काम चल जाएगा। और इसका प्रमुख कौन है, जिसके दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं। मान लीजिए इसने ही त्यागपत्र दे दिया, तो इनका क्या बनता है, आप बताइए। जिसके गाइडेंस पर, जिसके दिशा निर्देशन में ये सब 60 से 80 मंत्री काम कर रहे हैं। एक आध मंत्री गया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री ने ही त्यागपत्र दे दिया, तो ये किसके दिशा निर्देशन में काम करेंगे,
ये मंत्री किसने बनाए थे? ये मंत्री बनवाने में प्रधानमंत्री की भूमिका थी ना, कि ये वाला व्यक्ति अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, इसको मंत्री बना दो। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा कि भाई प्रधानमंत्री का त्यागपत्र हो जाएगा तो सभी मंत्रियों को क्या करना पड़ेगा? सभी मंत्रियों को भी यहां पर त्यागपत्र करना पड़ेगा, सभी मंत्रियों को भी छोड़कर जाना होगा। तो देखो अब बात करेंगे कैबिनेट के बारे में कि कैबिनेट क्या है। तो देखो अब कैबिनेट हमने अभी देखी थी, आपको पता है कैबिनेट का मतलब क्या हो गया कि भाई कैबिनेट का मतलब होता है कि इसमें कैबिनेट मंत्री जो होंगे, है ना, जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो सब क्या कहला जाएगी? उसको आप कह देंगे कैबिनेट। अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो भारत की सबसे प्रभावशाली संस्था है, मतलब सबसे ताकतवर संस्था है, सबसे मजबूत संस्था है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। सारे फैसले भारत में जितने नीतिगत फैसले होते हैं वो किसकी बैठक? आप समाचार में पढ़ते होंगे ना, कैबिनेट की हुई बैठक, पढ़ते हैं कि नहीं? आज होने वाली है कैबिनेट की बैठक, आज कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जाएगा, आपने सुना होगा समाचार में। तो ये कैबिनेट क्या है? तो ये भारत के सभी बड़े नीतिगत फैसले जो होते हैं उन बड़े नीतिगत फैसलों में कैबिनेट का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि फैसले सभी इसी कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। कैबिनेट में कौन होता है? तो हमने बात करी थी, कैबिनेट रैंक के जो मंत्री होते हैं वो सभी होते हैं। जरूरत पड़ने पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को भी आमंत्रित करने पर बुलाया जा सकता है ना, आमंत्रित करेंगे तब वो आएगा, ऐसे हर बार की मीटिंग में नहीं आएगा। कैबिनेट का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, मतलब देश में सबसे प्रभावशाली जो है वो कैबिनेट है। अगर हम ऐसे बात करें कि ये पूरा भारत है और भारत की सबसे ताकतवर संस्था जो है वो निकल कर आई, वो क्या है? इसको आपने कह दिया कि सर ये तो कैबिनेट है। और कैबिनेट में भी अगर ताकतवर आदमी निकालना है तो वो कौन है? प्रधानमंत्री। तो अल्टीमेटली भारत का ताकतवर व्यक्ति आप बताइए, कमेंट करिए, आप बता पाएंगे ना कि भारत की ताकतवर संस्था जो है वो कैबिनेट है, और इस कैबिनेट का ताकतवर व्यक्ति जिसको आप कहते हैं प्रधानमंत्री, है ना। भारत में प्रभावशाली संस्था कैबिनेट है, इस कैबिनेट के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री। तो अब आप ये बताएंगे कि भारत में सबसे ताकतवर व्यक्ति, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन है? कमेंट करके जरूर बताएंगे। लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है? चूंकि हमने देखा था इसके पहले वाली कुछ स्लाइडों में कि लोकतंत्र में सरकार को क्या कहते हैं? संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहते हैं, कैबिनेटीय रूप भी कहते हैं। और उस कैबिनेट में प्रभावशाली कौन है? आपको अभी अभी बताया है कौन है? प्रधानमंत्री है। तो इस कारण से क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री रूप कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के अधिकार बहुत ज्यादा होते हैं, उसके पास ताकत बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से ऐसा कहा जा रहा है। राजनीति में राजनीतिक दलों और पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ प्रधानमंत्री पार्टियों के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। कैसे करता है? मीडिया चुनाव के द्वारा इसमें वरिष्ठ नेताओं का उपयोग करता है और रुझानों का योगदान वो इसमें लेता है। तो इन सब के माध्यम से क्या करता है कि वो कैबिनेट और संसद को उसने नियंत्रित करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। आप भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी आप जानते होंगे, इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। तो इनका प्रभाव भी ज्यादा था। और फिर आप इंदिरा गांधी के बारे में भी जानते होंगे, तो इनका प्रभाव भी ज्यादा था। तो मतलब प्रधानमंत्री के पास ही ज्यादातर अधिकार हुआ करते थे, इनकी ही ज्यादा बोलबाला होता था, इनके पास ताकत ज्यादा हुआ करती थी। प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि वो किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। हमने कई सारे प्रधानमंत्री देखे हैं, उनमें से आप कई सारे प्रधानमंत्रियों पर बात करेंगे कि भाई वो जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो ताकतवर हैं तो वो अपने तरीके से चलाते हैं, नहीं तो फिर वो बार बार बहुत स्लो प्रोसेस चलती है। तो ये किस पर निर्भर करता है कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है या जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित हो रहा है, बैठ रहा है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है उसके ऊपर भी ये बात बिल्कुल निर्भर करती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं गठबंधन। गठबंधन समझते हैं ना, गांठ लग जाना। तो ये गांठ वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा, गठबंधन की सरकार आएगी। तो गठबंधन की सरकार क्या है? तो ये कैसे आई? तो गठबंधन की राजनीति के कारण गठबंधन की सरकार आती है। अब गठबंधन क्या कहलाता है? तो गठ का बंधन क्या है कि भाई दो लोगों का आपस में जुड़ जाना, इनको अपन ने जोड़ दिया ऐसे, ये क्या हो गया? ये गठबंधन हो गया ना। क्या कह देंगे? ये गठबंधन हो गया। कैसे? मान लीजिए कि एक पार्टी है और एक दूसरी पार्टी है और एक तीसरी पार्टी है, इन तीनों ने आपस में समझौता कर लिया कि अगला चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। मतलब हमारे तीनों की तरफ से हर एक जगह पर एक एक प्रत्याशी ही उतारा जाएगा, तीनों प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, तीनों का एक कॉमन प्रत्याशी आएगा जो चुनाव लड़ेगा। तो इसको क्या कहेंगे? तीनों आपस में मिल गए हैं तो गठबंधन कहलाएगा। अब गठबंधन दो प्रकार के होते हैं। कैसे? आप बोलेंगे सर कैसे गठबंधन दो प्रकार के होते हैं? गठबंधन दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक गठबंधन होता है चुनाव के पहले और एक होता है चुनाव के बाद है।
एक गठबंधन होता है चुनाव के पहले और एक गठबंधन होता है चुनाव के बाद। तो जो चुनाव के पहले होता है वो कैसा होता है कि चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर लेते हैं कि पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3 ये सब मिल गई और बोले हम चुनाव साथ में लड़ेंगे। इसके बाद भी अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता तो चुनाव के बाद कोई पार्टी के सांसद हैं उनको क्या करेंगे, अपने साथ मिलाएंगे। तो गठबंधन का मतलब क्या हो गया, चाहे चुनाव के पहले हो चाहे चुनाव के बाद हो, आपको गठजोड़ करना है, आपस में मिलकर सरकार बनानी है, वो गठबंधन कहलाता है। तो ये गठबंधन की राजनीति आई, तो गठबंधन की राजनीति आने से जो प्रधानमंत्री था जिसके असीमित अधिकार थे, मतलब जैसा चाहे वैसे चला रहा था, उसके अधिकार क्या कर दिए गए, सीमित हो गए। अब वो अपनी मन मर्जी से नहीं चल सकता, अपने हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकता। फैसले प्रधानमंत्री की मर्जी पर नहीं हो रहे थे, अब फैसलों के लिए क्या करना पड़ा, गठबंधन की राय माननी पड़ी कि भाई गठबंधन भी एक चीज है, अगर ज्यादा 3-5 किया तो तोड़ दें गठबंधन, गिर जाएगी सरकार। तो सरकार चलाने के लिए आपको गठबंधन की राय माननी पड़ रही थी। विभिन्न दलों और गुटों के मध्य अपनी पार्टी के अंदर या दूसरी पार्टियों के अंदर आपको समझौते करने पड़ते हैं, गठबंधन बनाना पड़ता है। गठबंधन के साझेदारों और पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी अब देखना पड़ेगा। इन्हीं के समर्थन से आपकी सरकार टिकी हुई है, आप इनको नजरअंदाज करके नहीं बढ़ सकते हैं। ये तो प्रधानमंत्री वाली बात थी, हमने प्रधानमंत्री को जब स्वतंत्र तरीके से ताकत मिलती है वो बात करी, और गठबंधन के तरीके से कैसे ताकत आती है वो बात करी। अब बात करेंगे हम राष्ट्रपति के बारे में, दी प्रेसिडेंट के बारे में। राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं, सरकार का प्रमुख भी कहते हैं, है ना, राष्ट्र का प्रमुख भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, राष्ट्र का प्रमुख भी कह सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होगा, राष्ट्राध्यक्ष भी होगा, सरकार का प्रमुख भी होता है। भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन की महारानी दोनों क्या है, एक सी है, दोनों में आपको कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। भारत के राष्ट्रपति में और ब्रिटेन की महारानी दोनों आपको एक सी देखने को मिलेंगे। अब ये कैसी एक से की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें इंडिया में, भारत के अंदर जो व्यवस्था होती है, यहां पर जो राष्ट्र का प्रमुख होगा उसको आप राष्ट्रपति कहते हैं। और अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां का जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो महारानी होती है। अब आप कहोगे कि सर ये तो पुरुष आता है या महिला आ सकती है, महारानी जो महारानी होती है वो है ना, वो जो महारानी होती है वो पुरुष कैसे होगा, पहले अंतर तो यही आ गया। अरे भाई हम इनकी ऐसे अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंतर की बात कर रहे हैं इनके काम, इनकी ताकत को लेकर। हालांकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जबकि महारानी का निर्वाचन नहीं होता है। महारानी क्या है, रॉयल फैमिली की है, शाही खानदान की, इसलिए बन गई। लेकिन अधिकारों के मामले में दोनों बराबर है, ना तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ खास कर सकता है, ना महारानी कुछ खास कर सकती हैं। इनकी सलाह के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, उनके हिसाब से चलाएंगे। इनकी सलाह के लिए वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, उनकी सलाह से चलाएंगे। तो इस कारण से कहा है कि दोनों सेम होते हैं। राष्ट्रपति का कार्य जो है वो अलंकारिक अधिक होता है, सजावट ज्यादा है ना, उस पर बताना ज्यादा है। वह विदेश के सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है जिससे वे उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सके। जबकि वास्तविकता में काम कौन करता है, आपको पता है, प्रधानमंत्री करता है वास्तविकता में काम। नाम सिर्फ राष्ट्रपति का होता है कि राष्ट्रपति ने ये कर दिया वो कर दिया, सारे काम करते कौन है, प्रधानमंत्री करते हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा जनता के द्वारा। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, जनता सीधे भाग नहीं लेगी। मतलब क्या होगा, जनता के द्वारा किनको चुना गया है, तो जनता के द्वारा चुना गया है सांसद को, और किसको चुना गया है, विधायक को। तो ये सांसद विधायक मिलकर किसको चुनते हैं, ये मिलकर चुनते हैं राष्ट्रपति को। किसको चुनते हैं, ये राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसी कारण से अब जनता ने क्या प्रत्यक्ष चुना, जनता ने चुना किसको सबसे पहले, तो जनता ने पहले इनको चुना और इनके माध्यम से फिर इनको चुना गया। तो जनता क्या हो गई, इनके माध्यम से जा रही, इस कारण से अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है। राष्ट्रपति जो है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, और जब इसको चुनाव जीतना होता है तो बहुमत हासिल करना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की तरह प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री क्यों कर पाता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री व्यक्ति कब बनेगा, तो प्रधानमंत्री व्यक्ति कब बनता है, जब उसको लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। कहां पर, लोकसभा में बहुमत हासिल होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर प्रधानमंत्री ने पूरे देश का चुनाव तो लड़ा नहीं है, चुनाव तो उसने अपनी एक सांसद की सीट का लड़ा और लोकसभा में बहुमत हासिल है। हालांकि हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं और उसके नाम पर ही पूरे लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। इस कारण से क्या कहते हैं कि इसको प्रत्यक्ष जनादेश मिला हुआ है। तो ये राष्ट्रपति को नहीं मिला हुआ, इसलिए राष्ट्रपति कैसा दावा नहीं करेगा। राष्ट्रपति कहने के लिए कार्यपालिका की भूमिका निभाता है, लेकिन अधिकांश कार्य किसके द्वारा, या सभी कार्य कौन करता है, सभी कार्य किए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। अब बात करेंगे राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में।
अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ेंगे, सरसरी कहलाता है कि जल्दी जल्दी पढ़ लेना, ऐसा कहते हैं ना कि एक बार देख लो, तो अगर आप देख कर निकलेंगे तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति सब कुछ करता है। जैसे कि सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति करता है, उसी के नाम पर होती हैं। सारे कानून, सरकार की प्रमुख नीतियां उसी के नाम पर जारी होती हैं। सारे प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते उसी के नाम पर होते हैं। भारत के रक्षा दलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। तो ऐसा जब आपने देखा तो इस आधार पर लगा कि यार सब कुछ ये कर, लेकिन इसके पीछे कौन है? आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कुछ करेगा, अपने मन से कुछ नहीं करेगा। तो इसके पीछे कौन है? प्रधानमंत्री की सलाह पर ही आगे बढ़ता है। इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद मतलब कौन हो गई? मंत्रिपरिषद का मतलब इसमें प्रधानमंत्री भी आ जाएगा और मंत्री भी आ जाएंगे। इनको मिलाकर जो परिषद तैयार होती है उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। सलाह का पुनर्विचार के लिए वो कह सकता है कि भाई सलाह पर पुनर्विचार करो, लेकिन अगर दोबारा वैसे ही भेज दिया गया तो फिर राष्ट्रपति बाध्य है कि उसको मानना होगा। ऐसी ही बात होती है विधेयक के मामले में। विधेयक, कोई कानून कैसे बनेगा कि भाई संसद में पारित हो जाए बहस होने के बाद और राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर की जगह इसको लौटा सकता है कि भाई इसको वापस ले जाओ। वो इसको क्या कर सकता है? रोक सकता है और लौटा सकता है। लेकिन अगर दोबारा से उसको एज इट इज पास कर दिया गया तो राष्ट्रपति क्या होगा? फिर उस पर बाध्य है कि उसको उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब ये कुछ करता नहीं है तो फिर इसको बनाया क्यों गया है? मतलब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा ना कि राष्ट्रपति करता क्या है? वह अपने विवेक से कभी कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो हाँ, विवेक से कर सकता है। एक महत्वपूर्ण फैसला करता है वो अपने विवेक से, स्वविवेक से, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो बहुमत दल के नेता के रूप में हो गई, लेकिन कब करता है? जब किसी को बहुमत नहीं होगा, जब किसी भी दल को, किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं होगा तो विवेक के आधार पर किसी को भी वो क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। उसको किसी को भी वो क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री बना सकता है। अब बात करने वाले हैं हम न्यायपालिका के बारे में कि न्यायपालिका क्या होती है, जुडिशरी क्या कहलाती है। तो सरकारी आदेश की कहानी पर अपन लौटते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक सरकारी आदेश आया है। इस आदेश के बाद काफी विवाद हुआ, देश में चर्चा हुई। वो आदेश था पिछड़ा वर्ग में 27% आरक्षण को लेकर। उस आदेश पर हमने ये भी देखा था कि फैसला किसी और के द्वारा लिया गया, हस्ताक्षर किसी और ने किए हैं। तो क्या जिसने हस्ताक्षर किए हैं निर्णय उसने किया था? नहीं, हमने बात करी थी कि निर्णय किसके द्वारा किया गया है? निर्णय किसी और लोगों के द्वारा किया गया है। हम कल्पना करते हैं, क्या कल्पना करें? आप देखें यहां पर कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही फैसला कर दिया था और वो सबने स्वीकार कर लिया था। अब आपको कल्पना करनी है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा अगर कुछ ना हो तो उस स्थिति में क्या होगा। ऐसा आप थोड़ा सा दिमाग में बिठाएं, थोड़ा सा सोचें तो आपको कुछ जोर आएगा कि अगर नहीं होगा, अगर नहीं है तो आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्यवाहियों को आंकने का अधिकार नहीं होता है। उसके अधिकार होते हैं मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रख सकते। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता है लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते हैं। तो ये अगर ऐसे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति कमजोर कर देते हैं हम या उसको गायब कर देते हैं, उस स्थिति में भारत एक अच्छा लोकतंत्र नहीं रह पाएगा। लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का बड़ा योगदान है। लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका जरूरी मानी गई है। इसको संरक्षक भी कहते हैं संविधान का। न्यायपालिका अदालतों के समूह को आप न्यायपालिका कहते हैं। अदालतें जो सामान्य तौर पर न्याय करने का काम करती हैं उनको आप अदालतें कहते हैं। भारत में जो न्यायपालिकाएं हैं उनमें आप एकीकृत रूप देखेंगे, मतलब सबसे ऊपर एक होगी, उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। जैसे भारत में सर्वोच्च स्तर पर है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे है उच्च न्यायालय, उसके नीचे है जिला न्यायालय, उसके नीचे है स्थानीय न्यायालय। ये इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? न्यायपालिका का एकीकृत रूप है ना, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशरी कहलाता है। ये उस तरीके से ये कुछ काम करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, उनके द्वारा कोई भी विवाद सुलझाया जा सकता है। जैसे कि देश के नागरिकों के बीच में कोई विवाद हो गया है, नागरिकों और सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो गया है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो गया है, इन सबको वो निपटा सकता है। साथ ही साथ फौजदारी और दीवानी मामलों में भी अपील करने के लिए इससे ऊंची संस्था आपके पास नहीं है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों को भी तब्दील कर सकता है, उनको बदल सकता है, उनके खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार भी इसके पास होता है। अब बात करने वाले हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में कि क्या इसकी स्वतंत्रता जरूरी है, स्वतंत्र नहीं है तो काम नहीं हो सकता क्या? विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण से इसको मुक्त होना चाहिए। इसकी मुक्ति ही इसकी स्वतंत्रता कहलाती है। मतलब कि ना तो इस पर विधायिका का कोई दबाव चलता है, ना ही कार्यपालिका का कोई दबाव चलता है।
आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं, स्वतंत्र रहकर काम करती हैं। और भारत ने इस लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है कि यहाँ पर सभी न्यायपालिकाएं जो हैं वो स्वतंत्र तरीके से काम करती, चाहे स्थानीय स्तर की हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो। अब न्यायपालिका में जो जज आते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो किसी को भी बना देंगे नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह या उनके विचार के बाद ही इनकी नियुक्ति की जाती है। व्यवहारिक तौर पर तो ऐसा होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। ये चुनाव की प्रक्रिया या इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है? वरिष्ठता के आधार पर होती है। किसको कितना अनुभव ज्यादा है, यहाँ पर सीनियरिटी या वरिष्ठता जो है वो अनुभव के आधार पर देखी जा रही है। अगर ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है तो उसको नियुक्त कर देंगे, अगर ज्यादा अनुभवी नहीं है तो उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब अनुभव कैसा कि यहाँ पर लाइन बना ली, मान लीजिए इसको ज्यादा अनुभव है तो इसको मौका पहले मिलेगा, फिर इसको बाद में मिलेगा, इसको उसके बाद में मिलेगा, ये अनुभव के आधार पर है। क्लियर? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदों से हटाना, कैसे पदों से उनको अलग करेंगे? तो ये प्रक्रिया जो है वो बहुत कठिन है, इसी कारण से इसके लिए क्या लिखा? असंभव, लगभग असंभव जैसी है। और इसे राष्ट्रपति के जितना मुश्किल बनाया गया है, जैसे राष्ट्रपति को पद से अलग करने की प्रक्रिया है वैसी ही कठिन प्रक्रिया इसकी भी बनाई गई है। एज इट इज तो नहीं है, बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, लेकिन कुछ समानताएं उसमें होती हैं। अगर आपको कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाना है तो संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से अविश्वास को आप पारित करवाएं, तभी जाकर आप हटा पाएंगे। अभी तक भारत लोकतंत्र में किसी भी जज को हटाया नहीं गया है इस प्रक्रिया के माध्यम से, कोई भी इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने पद को छोड़कर नहीं गया है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। भारत की न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। संविधान की व्याख्या मतलब क्या सही है, उसमें क्या गलत है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बता सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को, इस विचार को या इस परिवेश को आप क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। कि वो क्या करता है? संविधान को दोबारा से देखकर एनालिसिस करके उस पर फैसला कर सकता है, उसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। संसद के द्वारा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी यहां पर कहा गया है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है ना। न्यायपालिका को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षक कहा जाता है, क्योंकि ये न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता के कारण इसको ऐसा कहा गया है। इंसाफ के लिए नागरिकों को अदालत जाने का अधिकार उपलब्ध होता है और उस अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सकता, उसके लिए न्यायपालिका बैठी है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इस कारण से भी इनको हम क्या कहने लगे हैं? अधिकारों की रक्षक इनको कहा जाने लगा है। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है, कोई भी, जिसको सरकार से या किसी से भी अदालत जा सकता है। अदालत शक्ति के दुरुपयोग को रोकती है, साथ ही साथ अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण करने से भी रोकती है कि आप करप्शन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये अदालत का काम है। इन्हीं सब बातों से लोगों में न्यायपालिका का काफी विश्वास हासिल है। लोग न्यायपालिका में काफी विश्वास रखते हैं और हमारे यहाँ कहते भी हैं कि देर हो जाएगी लेकिन फैसला होकर रहेगा। न्यायपालिका फैसला देगी, देर सवेर भले ही हो जाए, चूंकि बहुत लोड रहता है, बहुत दबाव रहता है, इस कारण से देरी हो सकती है, लेकिन सबको न्याय यहाँ पर मिलता है। तो ये न्यायपालिका की बातें हमने यहाँ पर की और इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। हमारे चैप्टर में हमने जो भी कॉन्सेप्ट सरकारी आदेश से लेकर न्यायपालिका तक सभी को एक वीडियो के अंदर कंप्लीट किया। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? आप टाइप करेंगे magnetbrains.com और जैसे ही आप टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी चूज कर सकते हैं। चूंकि आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपने हिंदी चुना। फिर आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो आप क्लास 9th चुनेंगे। 9th को जैसे ही आप चुनते हैं तो आपके सामने सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे और आप जो सब्जेक्ट आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको राजनीति विज्ञान देखना है, आप यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? राजनीति विज्ञान का पूरा चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। अब जिस चैप्टर को देखना है उस पर क्लिक करें, उसके सारे वीडियो ओपन है। जो भी टॉपिक देखना है उसके आगे ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिलते हैं, पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियो, मतलब छोटे छोटे पार्ट, फिर चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, फिर आपके चैप्टर के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके हल, है ना, जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी मिलते हैं आपको। तो यहाँ पर सब कुछ कवर कराया जा रहा है। वीडियो देखना है, वॉच नाउ पर क्लिक किया, इस तरीके से वीडियो चल जाएगा।
पूरा वीडियो देखने के बाद अगले वीडियो पर जाना है तो कैसे जाएंगे, आप इस नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे तो आप आसानी से अगले वीडियो पर पहुंच जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम या ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी वीडियो आते हैं उनको क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आप कमेंट कर भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।